बट चैप्टर नंबर 5 विल बी द मोस्ट यूजफुल चैप्टर फॉर यू इवन इन योर प्रोफेशन। आप म्यूचुअल फंड का काम करें, पीएमएस का काम करें या फिर एकेडमिया में रहें, चैप्टर नंबर 5 में काफी कुछ पढ़ना है। सो दिस इज टू अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं और इसमें इंटरेक्टिव रखें, मैं सवाल करता हूं और आप लोग, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स, लेट अस से इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स समझने के लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है। आज के वक्त में बहुत लोग इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमिक्स समझते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ती है। दे अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। नहीं तो हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, करेक्ट। अभी देखिए, मोटे तौर पे किसी भी इकोनॉमी को एक्सप्लेन करना हो तो 2-3 चीजों का खास ख्याल रखना होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब फैक्टर्स। इसको और हिंदी में बोलूं मैं आपको तो किन किन कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, नहीं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो एक तो ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है हमको समझना। दूसरा एक शब्द होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना होता है किस तरीके से इसको और इंप्रूव करें, कैसे समझें, क्योंकि यही 2 चीज समझ लेंगे तो हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत कुछ हमारा समझ में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल करता हूं, आप लोग खुल के बात कीजिएगा। इसमें तो इकोनॉमिक्स में सब लोग सही होते हैं, आप कुछ भी बोले वो सही ही होता है, ऐसा मान के चलिए। इंडियन इकोनॉमी को आप कैसा मानते हैं? गुड, सोसो, बैड, कैसा मानते हैं आप? एवरेज, क्या मानते हैं? Everybody should participate. Participate अच्छा रहेगा। So, I mean, India का अभी the economy of India is like a $1 trillion economy. So I think it's progressing a lot. It's a growing economy. हाँ, थोड़ी सी आवाज गूंज रही थी। इंडियन इकोनॉमी क्या आपने बताया? So it's a growing economy basically. ओके, ठीक है। तो एक टर्म में आया ग्रोइंग इकोनॉमी, तो एक यहाँ पे ग्रोइंग को हम लोग बोलते थे डेवलपिंग, नहीं ये काफी वर्ड है। तो डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, ये 3 शब्द यहाँ से आ गए, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक लाइन अच्छा आपने बताया, इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी। इसके बाद Sorry sir, can't hear you. Can you repeat the question again? कुछ लोग लिख भी रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग है, साउंड डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था, ग्रोइंग, करेक्ट करेक्ट। हाँ, और आगे इसमें ऐड करें। इंडियन इकोनॉमी के बारे में जैसे कुछ हमको बोलना होगा, इंडियन इकोनॉमी को हमें कुछ बोलना होगा। It is good economy, but due to certain external and internal reason, going down for time being. हाँ, तो थोड़ा सा रीजंस के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑडियंस होगी वो तो पूछेगी सर रीजंस भी बताएं। उसमें crude is one of the major reason. Crude oil. That is one of the basic major reason जी to disturb the economy. मैं एक बार पहले एक्सेल खोलता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैं Sir, it is a mixed economy, which is manufacture as well as consume. Manufacture as well as Consume. consumption. Also consuming. तो 2 शब्द और यहाँ पे बेहतरीन शब्द आया, कंजम्पशन इकोनॉमी एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, 2 बातें और यहाँ पे आई। नहीं, Sir, agriculture and service sectors are also there. तो एक शब्द और यहाँ पे आया, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर। यहाँ पे मैं लिखूं इकोनॉमिक्स के एक अलग से बनाया हूँ कि नहीं? एक सेकंड। संतोष जी कुछ बताइए। संतोष जी आ जाइए सर। हाँ बोलिए, इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का पोजीशन क्या है? अच्छा, मैं एक्सेल शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, मैं आपको दिखाई पड़ रहा है बिलीव? नहीं सर, अभी नहीं आई सामने। ठीक सर, हाँ अब आनी चाहिए। यस, तो करेक्ट, हाँ आप बोलिए सर, हम लिखते भी जा रहे हैं यहाँ पे। ये मिक्स्ड इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी,
जो लिखा है चैट बॉक्स में? ये तो 3 शब्द आपने बताया, फिर बताया आपने मैन्युफैक्चरिंग और एग्री, कंजम्पशन, कंजम्पशन, ये भी बताया 2 शब्द, और फिर हुआ कि एग्रीकल्चर और सर्विसेज। तो हमने इंडस्ट्री यहाँ लिख दी, तो ये पूरा हो गया। नहीं, अभी देखिए ये सब जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, हम लोग को जब बात करनी होगी इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हम लोग को इन शब्दों का प्रयोग करना है। सवाल भी हमारे इन्हीं शब्दों के आसपास से आएंगे, और इसमें और भी कुछ ऐड करना है, करेक्ट? तो थोड़ा सा और बताएं इसके बारे में। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी लिखा हुआ है, इंपोर्ट इंटेंसिव। तो इंपोर्ट एक आया, इंपोर्ट को हम लोग प्लेस करते हैं दोस्त कहाँ पे? तो इंपोर्ट को हम लोग प्लेस करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों, इधर प्लेस करते हैं। एक्सपोर्ट भी प्लेस करते हैं और इंपोर्ट भी प्लेस करते हैं। ये 5 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये बोलिए कि कोई पूछे आपसे कि इकोनॉमी के वो 5 कंपोनेंट कहां से इनकम देती है, कहां से जनरेट करते हैं रेवेन्यू। आखिरकार इकोनॉमी में कुछ मेजरमेंट तो होता है, तो आपके पास में ये 5 चीज है, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। इस पांचों के एक्टिविटीज को ही हम जनरल तौर पे बोलते हैं कि साहब हमारी अर्थव्यवस्था का ये सब मापदंड है। अब इसका स्टेटस कैसा है, तो बोलेंगे साहब हो सकता है कि डेवलप्ड हो, या हो सकता है कि अंडर डेवलप्ड हो, या हो सकता है कि ये अनडेवलप्ड। नहीं, तो ये तो आउटकम है आपका, ये लिखता हूं मैं यहाँ पे आउटकम। ये आउटकम हो गया आपका। आज क्या है आउटकम? बोलिए, स्टेटस बोलिए, जो बोलिए आप, ये है। और ये जो 5 कंपोनेंट हो गए, दीज आर द 5 कंपोनेंट्स। आप बोल सकते हैं कि ये तो हमारे कंपोनेंट हैं, सब हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे बताते हैं। जैसे मैं पूछूं कि आपके घर की इकोनॉमी कैसी है, तो आप बोलेगा मेरे घर की इकोनॉमी, गांव से खेती का पैसा आता है, अपना एक छोटा सा इंडस्ट्री भी लगा के रखा हुआ है, एक दुकान भी है मेरे पास में जहां पे हम स्टिचिंग का काम करवाते हैं या पेंटिंग का काम हमारा होता है, और हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं आपके घर की इकोनॉमी की। जैसे हमारे भारत की इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो 5 कंपोनेंट है। फिर मैं पूछूं आपसे, ठीक है कंपोनेंट तो बता दिया आपने, आपका स्टेटस कैसा है? तो बोलेगा साहब मैं तो डेवलप्ड हूं, मेरे पास में 10-20 करोड़ रुपया घर में रखा हुआ है, हमको आप डेवलप्ड मान के चलो। नहीं, हमसे पूछेंगे क्या आपका? हम बोले सर अभी तो स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, डेवलपिंग ही हूँ, अभी तो पैसा लाता हूँ, ठीक ठाक है, चल रहा है, अच्छा होगा आगे वाले सब में, बट अभी डेवलपिंग है। तो आपका स्टेटस एंड आउटकम जो बोलिए, ये इससे मेजरमेंट हम कर लेते हैं, और ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हो गई। नहीं Sir, also like for India, our weak home currency is also like not favorable, na? I mean, for India, weak home currency is definitely not favorable. तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कि साहब किन किन कारणों से, तो इसको हम यहाँ पे एक वर्ड और लिखते हैं, पैरामीटर्स, या बोले तो फैक्टर्स, नहीं या बोले तो रीजन्स। रीजन सही शब्द नहीं था, लेकिन लिख देता हूं, है ना, फिर बाद में हटा देंगे। यहाँ पे लिखिए, आपने बोला कि करेंसी को आप तो बोलते ही नहीं करेंसी के बारे में, वीक है कि स्ट्रांग है, दोनों लिखता हूं। नहीं, वीक भी हो सकती है, स्ट्रांग भी हो सकती है, बाद में बात करेंगे। तो करेंसी एक हुआ, करेक्ट। तो ये एक चीज हुई, अभी बात इस पे करेंगे। यहाँ पे लौट के आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो है, कंजम्पशन भी है, और कुछ इसके अलावा देखते हैं, कुछ याद करते हैं यहाँ पे। कोई इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो किसी कंपनी के बारे में बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, ये सब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे आपको मैं पूछूं एक सवाल, चाइना को आप कैसा मानते हैं इकोनॉमी, किस तरह का इकोनॉमी है? मैन्युफैक्चरिंग है कि कंजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है? मैन्युफैक्चरिंग। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, चाइना बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, बिल्कुल सही पकड़। अच्छा, आप कंजम्पशन इकोनॉमी को एग्जांपल दिखाइए तो, कंजम्पशन इकोनॉमी का। यूएसए। यूएसए के पास में वास्तव में कंजम्पशन बेस्ड है, बहुत कंज्यूम करता है, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डिफिसिट भी है, नहीं ह्यूज कंजम्पशन। या ऐसे So I think that's why USA always has a BOP deficit, right, all the time.
हाँ That's why US is always in a DOP deficit. करेक्ट But sir, China is a manufacturing as well as consumption economy. बोल सकते China हैं, have a China is a very big consumption base. बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चाइना का भी कंजम्पशन बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, चाइना का इकोनॉमी है करीबन कितना ट्रिलियन डॉलर का, तकरीबन 14 के आसपास हो गया, 14 something, 14.6. 14 के आसपास, और यूएसए का हो गया 20 के आसपास, 21 23. 20 नहीं। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है चाइना की, तो चाइना हर पैरामीटर पे तो आ ही जाता है। लेकिन चाइना मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा मशहूर है, बिकॉज चाइना इज ए नेट एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। वो जितना बनाता है उतना कंज्यूम नहीं करता है, वो ज्यादातर काफी माल बाहर निकालता है, नहीं। Sir, all the parts of an Apple iPhone are like manufactured in, I think, China, and then it goes out to other places where the assembling is done, and then the whole product is, sold somewhere else, all over the world. बोल सकते हैं। इनफैक्ट आप यदि चाहें तो इस दोनों को हम उठा के यहाँ से यहाँ कर दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल हमारे कंपोनेंट्स का यही 3 ही होता है, तो हम इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सर्विस इंडस्ट्री, ये 3 ही होता है हमारा, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। और ये जो ऊपर है ना, उसको अब नहीं, अब आप बता सकते हैं कि साहब कौन सा कंपनी, कौन सा इकोनॉमी कितना ड्रिवन है। कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड हो जाता है, कोई कंजम्पशन बेस्ड होता है, कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड हो जाता है, कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, कोई इंपोर्ट। आप कॉमन पाएंगे, चाइना बोले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी तो है, हाँ है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अमेरिका इंपोर्ट ओरिएंटेड है, नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये सब फैक्टर्स कॉमन हो जाते हैं, लेकिन नाउ यू कैन मेक अ सेंस कि साहब आपको कौन कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं। तब बात आई यहाँ पे कि सर आपने मैडम बीच में बोला करेंट अकाउंट डिफिसिट है, और या फिर आपने सब शायद बोला ऐसा भी कि कंपनी वो उसकी फिस्कल डिफिसिट, ऐसा भी, या डिफिसिट बोले सरप्लस बोले, जो भी बोले, नहीं तो इसको फिस्कल बैलेंस बोल देते हैं, बेटर रहेगा, है ना। 2 बार लिखने से बढ़िया है, इसको बैलेंस कर देते हैं, करेंट अकाउंट बैलेंस कर देते हैं। डिफिसिट क्या, कुछ का सरप्लस भी तो होता है, नहीं तो सरप्लस बैलेंस कर देते हैं। ये पकड़ में आ रही है कि नहीं? इसको मैं नीचे रखा हूं कुछ कारण से, बताऊंगा। और बताइए कुछ। और बताइए कुछ। गवर्नमेंट पॉलिसीज सर, फिर से बोलेंगे? गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसीज। करेक्ट। Sir, exchange rate and inflation. तो करेंसी में ही आपका एक्सचेंज रेट आ जाएगा। करेंसी वीक या स्ट्रॉन्ग, तो उसको फॉरेक्स रेट से नहीं बोलते हैं, तो उसको है ना करेंसी एक्सचेंज रेट बोलते तो वो बेटर हो जाएगा। करेंसी एक्सचेंज रेट, आपने कहा गवर्नमेंट पॉलिसी, नहीं गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट पॉलिसी हमारा फिस्कल को क्या बोलते हैं? व्हाट इज फिस्कल? So government spendings, the policies on which government spends the most are called the fiscal policy. I mean, government spendings basically tax, like if government is spending on like subsidies and everything. So I think that's the fiscal policy. When government spendings are done, it's called fiscal policy. नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू, यही तो फिस्कल बैलेंस है ना। सनोज जी, व्हाट्सएप में ना मैंने 2 शेयर किया है, वो थोड़ा एक बार दिखा दीजिए। इसमें करंट पोजीशन इंडिया का वो उसमें है। हाँ, वो दिखाता हूँ, मेरे पास हम दिखाते हैं। पहले थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेंगे, फिर दिखाते हैं। इंटरेस्ट रेट सर, हाँ बोलिए। इंटरेस्ट रेट्स, फिर क्या बोले? इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट। तो ये देखिए, अब इंटरेस्ट रेट ये भी है ना। देखिए आपको पता है, सब पता है, लेकिन बोलते नहीं, इसलिए दिक्कत होती है।
देखिए इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सही, ये सब पैरामीटर्स है, नहीं ये सब पैरामीटर्स है। और क्या क्या पैरामीटर्स हो सकता है? Sir, income Debt to is GDP also ratio. parameter, right? Sir, income is also a parameter, right? Then? इनकम ऑफ होम, इसका इनकम इंडस्ट्री की होती है, इनकम इंडिविजुअल होती है, पर कैपिटा इनकम बोल रहे हैं। Per capita income. Per capita income, बिल्कुल सही। तो लिखते हैं पर कैपिटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम सही। Debt to GDP ratio. डेट टू जीडीपी रेशियो, बहुत बड़ा पावरफुल, बहुत पावरफुल है ये, बहुत पावरफुल। ये सबसे पावरफुल टूल बोल दिया। डेट टू जीडीपी रेशियो। इंटरेस्ट रेट बोलते तो हमेशा 3 बोला कीजिए, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी। Inflation. नहीं, इंटरेस्ट रेट जब भी बोलते हैं तो 3 संग संग जाता है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी। ये बोलने का अपने लोग का इस इंडस्ट्री में जब भी इंटरेस्ट रेट बोलते हैं तो साथ में Sir, I said inflation. और लिक्विडिटी, क्योंकि आप अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट से क्या करते हैं, लिक्विडिटी चेंज करते हैं। आप इंटरेस्ट को बढ़ाते घटाते हैं तो करते क्या है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, उसी लिक्विडिटी से अपने आप इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट पड़ता है। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो यू कैन सी करंट अकाउंट बैलेंस, फिस्कल बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम के लिए हम एक और वर्ड करते हैं कि पर कैपिटा इनकम का मतलब एक आदमी की आमदनी हुई ना, बिल्कुल सही बात है। तो आदमी की आमदनी होने के पहले पहले देश की आमदनी निकालनी पड़ेगी, तभी तो आदमी की आमदनी निकालेंगे। तो जीडीपी, ग्रॉस, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक Product. PRO। अब ये है एब्सोल्यूट अमाउंट, और हम बोलते हैं जीडीपी में ग्रो क्या हो रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट। दोनों में फर्क क्या हुआ? हम जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी एब्सोल्यूट अमाउंट, जैसे ये 14 ट्रिलियन 21 ट्रिलियन, ये जीडीपी एब्सोल्यूट अमाउंट है। और इसमें ग्रोथ कितना हो रहा है, ये जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया। नहीं, और तब बोलेंगे सर अल्टीमेटली कंट्री में ग्रोथ है, कंट्री में आमदनी है, तो फिर पर कैपिटा भी आमदनी तो कुछ होनी चाहिए ना, तो निकाल लिया। नहीं, एक आया पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। तो फिस्कल जैसे ही बोले ना यहाँ पे, तो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी जो भी है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो एक ही जगह पे आ गई, उसको फिस्कल वर्ड से ही बोलते हैं। करेक्ट। गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है, जो उनके अनाउंसमेंट्स है, जो उनके प्लान है, वो सब चीज को एक ही वर्ड बोलते हैं, फिस्कल। और आरबीआई की सारी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, मॉनेटरी। Monetary. हाँ, तो अभी जैसे मान लीजिए इस वर्ड को लिखना दी है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा विचार आ गया मन में तो लिख देना चाहिए, सही बात है ना। तो विचार आ गया तो लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, इसको उठा करके पहले यहाँ कर दूं, नहीं इसको यहाँ कर दूं, यहाँ लिखता हूँ फिस्कल पॉलिसीज। सारे गवर्नमेंट के सब कुछ आ गए हैं पे, फिस्कल पॉलिसीज। और यदि ये आप लिखते हैं तो साथ में मॉनेटरी पॉलिसी भी लिखनी चाहिए, क्योंकि फिर आरबीआई का भी तो इंपॉर्टेंस है, नहीं? और बताइए, हर दिन बोलते हैं सर आईआईपी नंबर, नहीं ये क्या है सर, जीएसटी कलेक्शन नंबर, ये क्या है, नहीं। सब दिन बोलते हैं कि साहब एक बड़ा पावरफुल है कंज्यूमर, कंज्यूमर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एचएसबीसी बैंक इसको ट्रैक करती है, और इसको बोलते हैं, कोई आदमी नॉक करके बताइए तो, एचएसबीसी बैंक ट्रैक करती है। 50% से ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है, ये 50% से कम होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आईआईपी नंबर क्या हो गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या हो गया, नहीं पूछते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और जीएसटी नंबर तो पता ही है, जीएसटी का अमाउंट कितना पर मंथ जमा हो रहा है। और तो इनकम टैक्स कलेक्शन भी लिखना चाहिए सर। वो आपके यहाँ पे घुस गए, रेवेन्यू में आ गया, गवर्नमेंट रेवेन्यू में।
वो तो गवर्नमेंट रेवेन्यू में तो जीएसटी कलेक्शन भी आ जाएगा फिर। हाँ, अभी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंज्यूमर, एक ये वर्ड लिख दीजिए, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, या क्या है कंज्यूमर सीपीआई इंडेक्स, सीपीआई वो तो इन्फ्लेशन में चला जाएगा वर्ड, वो तो इन्फ्लेशन। मैं इसको लिखता हूँ, मैं एक बार मेरे दिमाग से निकल रहा है आने से लिखता हूँ। अभी देखिए जीएसटी नंबर क्यों अलग से लिखते हैं, क्योंकि जीएसटी नंबर आज के वक्त में लोग मंथली ट्रैक करना शुरू कर दिए, मंथली, है ना, मंथली पब्लिकेशन हो गई है, और ये आपका ऑलमोस्ट 75% टैक्स कलेक्शन को कवर कर लेता है। जीएसटी जो कलेक्शन है पूरे इंडिया में हमारा 75 या 70% लेके चलिए, 70% तक टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं जीएसटी के तरफ से। तो इनकम टैक्स जो है वो बहुत छोटा कंपोनेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कितना इनकम टैक्स जमा होती है हर साल? मेरे ख्याल जो इनकम टैक्स जमा होती है जीएसटी से तो ज्यादा ही होती होगी सर। ना, जीएसटी ज्यादा नहीं होती है। देखिए हिसाब लगाते हैं, देखिए जीएसटी की जो फिगर है सर लगभग 1500 करोड़ रुपए है साल का। 1500 करोड़ नहीं, वो तो हाँ, एक महीने, 1500 नहीं तो 1800 करोड़ होगा सर साल का, इससे ज्यादा नहीं है। अभी हिसाब लगाते हैं। अब देखिए हम लोग गवर्नमेंट का जो फिस्कल है हम लोग वो भी हिसाब करते हैं। देखिए गवर्नमेंट की कितनी, ये जो पिछला बजट सरकार ने बनाया था उसमें गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर प्लान किया था और कितना रेवेन्यू प्लान किया था, बताइए। तो यदि वॉच किए होंगे टीवी पे, बजट स्पीच सुने होंगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 29 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर था और उनकी रेवेन्यू थी 22.5 लाख करोड़ की। तो कितना गैप हो गया? 6.5 फिस्कल डिफिसिट हमारा कितना हो गया? 6.5 लाख करोड़। 6.5 लाख करोड़ का फिस्कल डिफिसिट हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा अब और इसको ब्रेक करते हैं। आप बोलेंगे सर ये रेवेन्यू 22.5 लाख करोड़ कहां से लाया आपने, किधर से लाया? तो देखिए इंडिया में हर महीने जीएसटी कलेक्शन कितना होता है? अभी इस महीने का पब्लिश किया गवर्नमेंट एवरेज, जो लेटेस्ट हुआ है अभी अगस्त में, दैट वाज आई थिंक अप्रोक्सीमेट 1.6 लाख करोड़। 1.5 लेके चलते हैं एवरेज, हाँ ठीक है ना, 1.5 गुना 12, तो दैट इज 1800 लाख करोड़। हाँ जी, दैट इज 1800 करोड़ आ जाएगा ना सर, ये तो नहीं 1800 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ नहीं, तो 18 लाख करोड़ का आपका मोटा मोटी आपका जीएसटी अमाउंट हो गया। ठीक है, 4 लाख करोड़ रुपया आपका इनकम टैक्स हो गया। 4 लाख नहीं है, 3 लाख। ठीक है, और रिमेनिंग आपका 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है आपका, ये आपके एक्साइज कस्टम्स जो बचे हुए हैं तेल पे बेसिकली वो हो। यही टैक्स है नहीं, तो ये आपका टैक्स तीनों एक जगह पर मैंने कर दिया, इसको मैं पीला कर देता। तो अब आपको लग गया कि साहब हमारा फिस्कल डिफिसिट कितना है। अब बोलेंगे फिस्कल डिफिसिट इतना हमारा है, तो बोलते हैं ना कि फिस्कल डिफिसिट टू जीडीपी रेशियो, बोलते हैं ना, हाँ या नहीं? बोलते हैं कि सर फिस्कल डिफिसिट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अरे फिस्कल डिफिसिट अमाउंट में इंपॉर्टेंट नहीं है, रेशियोज में इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डिफिसिट टू जीडीपी, जीडीपी कितनी है हमारी? जीडीपी हमारी है 3 ट्रिलियन नहीं, तो मोटा मोटी यदि इसको आप बोलते हैं रुपया में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 3 गुना अभी कितना 80 रुपए का लगा देते हैं, अप्रोक्सीमेट यू कैन कैलकुलेट, तो 240 लाख करोड़ रुपीस आपका हो गया जीडीपी नहीं, और 6.5 लाख करोड़ डिफिसिट है, तो कितना आपका हो गया परसेंटेज टर्म में? बोलेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय
240%, 2.7% आपका जीडीपी है। मतलब कि आप बोले कि 2.7% जो है वो है डेट, सॉरी फिस्कल डिफिसिट टू GDP. ये पकड़ में आई। अभी देखिए ये हम जो भी लगाया 80 रुपए का रेट लगाया, 80 रुपए का रेट तो अभी हुआ है 80 रुपए ना, पहले तो 75 से लगाते थे हम लोग, जब बजट आई थी तो 75 लगाया करते थे। तो 75 करने से थोड़ा सा रैशनल नंबर आएगा, क्यों, ये आपको परिचित है इससे। तो ये 75 करने से कितना 225 हुआ ना, देखिए 225 और ये हो गया आपका 2.9% नहीं 2.9% के आसपास का फिस्कल डेफिसिट। ये पकड़ में आएगी, नहीं सो पहले बताइए। Yes, sir. हेलो हेलो Yes, sir. अच्छा, अब देखिए ये पकड़ में आपको आ गया और ये पकड़ में आपको आ गया, तो अभी इसको और इंप्रूव करेंगे, थोड़ा होल्ड कीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये पर कैपिटा इनकम कहां से लेके चले आए आप? नहीं, मैडम बोल रहे थे पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। अभी भारत का जीडीपी कितना आपने निकाल दिया, 225 लाख करोड़ रुपया, पर 75 रुपीज का लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, घटते बढ़ते वो देख लिया जाएगा बाद में। तो पूरे साल में कंट्री की इकोनॉमी में 225 लाख करोड़ रुपए का काम हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे इसको, काम सही नहीं वर्ड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो 225 लाख करोड़ रुपीस पर कैपिटा इनकम में कन्वर्ट करना है, तो बोलेगा सर 225 लाख करोड़ रुपीस को डिवाइड करके जनसंख्या हमारे 135 करोड़ से, तो मतलब एक आदमी एक साल में 1.6 लाख रुपीस कमाता है, एवरेज की बात कर रहा हूं। ये हमारा है पर कैपिटा इनकम 1.6 लाख। कैसे निकल गया है? जीडीपी हमारे को मालूम है, GDP divided by the population. पॉपुलेशन। अब आप सोचिए अमेरिका में लोग अमीर क्यों हैं, जर्मनी में लोग अमीर क्यों हैं, इंडिया में लोग गरीब क्यों हैं, बताइए तो इसका कारण। पॉपुलेशन का फर्क है सर। Population. अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है, जर्मनी की जनसंख्या 12 करोड़ है, 12 करोड़। बंगाल की जनसंख्या से बराबर या थोड़ा सा 1 करोड़ ज्यादा है। तो पॉपुलेशन कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। आप देखिए पर कैपिटा इनकम हमारा $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हम ब्रिटेन को, आज आपने न्यूज सुना कि ब्रिटेन को हम पीछे करके 5 नंबर पे हम आ गए, लेकिन फिर भी आप जर्मनी आप निकालिए, अमेरिका का निकालिए, तो अमेरिका का बोलिएगा सर, अमेरिका का तो आपने पहले बताया है 21 ट्रिलियन, तो इसको रुपया में कन्वर्ट यदि कर दें तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 75 पे ही लेके चलते हैं, इतना लाख करोड़, हेलो इतना लाख करोड़, और वहां की जनसंख्या आपने कही 35, तो इसको डिवाइड करता हूं 35 से, तो अमेरिका में 45 लाख रुपया सालाना, सॉरी करोड़ नहीं, 45 लाख रुपया सालाना एवरेज आमदनी है, रिपीटर में बोल रहा हूं। क्यों हुआ? इसलिए कि एक तो कि उनकी इकोनॉमी का साइज हमसे 7 गुना बड़ा, देख पा रहे हैं ना, हमसे 7 टाइम्स बड़ा इकोनॉमी और 1/4 जनसंख्या। Yes, sir. इकोनॉमी की साइज 3 गुना बड़ा और जनसंख्या हमारा उनसे मतलब उनकी जनसंख्या हमसे 1/4। तो यूं ही आप गुना करके देख लीजिए, ये तो फैक्टर्स आपको मालूम चल जाएगा। मोटा मोटी 30 टाइम्स 28 टाइम्स 28 देख लीजिए, 45 को डिवाइड कीजिए 1.6 से, तो ये मोटा मोटी 30 से गुना होता है, 28 से गुना होने से बिल्कुल आ जाता है। ये पकड़ में है कि नहीं पर कैपिटा इनकम? अब कोई पूछे कि ग्रोथ रेट क्या होता है यार, अब मान लीजिए हमारा ग्रोथ रेट है, आज के वक्त में हम 8% लिखते हैं, मान लीजिए, इसका मतलब क्या है, सो बताइए।
इसका मतलब क्या बताएंगे? एक नया विद्यार्थी आपसे पूछता है सर ग्रोथ रेट 8%, इसका मतलब क्या है बताइए? अगर पिछले क्वार्टर या पिछले ईयर के रेस्पेक्ट में अभी 8% हमारा जीडीपी ग्रो हुआ है। करेक्ट, एकदम सही बोले। अब इसको न्यूमेरिक टर्म में बताइए और सुंदर लगेगा। अच्छा बताएं, इसको न्यूमेरिक टर्म में बताइए एक बार। So can you repeat the question once again? 8% of 226 Growth, crore. GDP of current year minus GDP of last year, ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो सर। जैसे मैं सवाल को रिपीट करता हूं, हम सिंपल बोलते हैं कि मान लीजिए सर आपकी आमदनी इस साल की है 3 लाख रुपया, जीडीपी आपका 3 लाख रुपया हुआ। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर। हम बोल रहे हैं, अब कंट्री छोड़ देते 2 मिनट के लिए, अब आपकी बात करते हैं। आपकी आमदनी इस बरस है 3 लाख रुपया, तो बोलेंगे सर मेरी जीडीपी है 3 लाख रुपया, करेक्ट। हम बोलते हैं सर आपको ग्रोथ इस साल मिलने वाला है 8% का, तो आपकी सैलरी क्या होगी अगले साल? 3,26,000। बस हो गया। आप बोलेंगे सर यदि 8% प्रोजेक्शन लेके चलते हैं आप, इस साल आपकी इकोनॉमी का साइज है $3 ट्रिलियन, तो अगले साल इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, नहीं 8% से बढ़ा दिया, $3.24 ट्रिलियन के होने में अगले साल हो गया। ये पकड़ में है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? अब इसको एग्जाम्पल से दिखाते हैं तो एकदम पकड़ में आ जाएगा। 2 मिनट का समय दीजिए। और आते हैं अमेरिका में। अमेरिका बोलता है सर मेरे यहाँ तो ग्रो ही नहीं करती इकोनॉमी, 2% हो गया तो सर मस्त मजा है ना, मजे ही मजे। और हम बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो 8% ग्रो करता है, बोलते हैं ना। अब देखिए हमारे यहाँ 8% ग्रो करता है, अमेरिका में 2% ग्रो करता है। 2% ऑफ व्हाट? 21 लाख। 21 हाँ, तो 21 का 2% यदि आप करते हैं तो ऐसे करेंगे 21 गुना 1.02, तो ये कुछ होता है 21.42 लाख करोड़, मतलब ट्रिलियन डॉलर। और हम होते हैं 3.24। एब्सोल्यूट अमाउंट में अभी भी हमसे बेसी ग्रो कर रहा है वो 0.42 और हम 0.24। क्यों? क्योंकि हमारा जो है सो बेस छोटा है, इनका बेस इतना बड़ा है कि ग्रोथ रेट कम होने से भी एब्सोल्यूट ज्यादा हो रहा है, नहीं? तो ये ध्यान रखना है कि अमेरिका कम भी ग्रो करता है तब पर भी बिकॉज ऑफ वेरी ह्यूज बेस उनका ग्रोथ सब्सटैंशियल ही हो जाता है, नहीं? एब्सोल्यूट अमाउंट में हम है 0.24 ट्रिलियन डॉलर ऐड किए हैं, तो उन्होंने 0.42 ट्रिलियन ऐड कर लिया, जबकि वो 2% से ग्रो कर रहे हैं। इसलिए जब हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं अमेरिका में ग्रोथ रेट है 2%, बोलते बाजार गिर गई। अरे बाजार टेम्पररी गिरी है भाई, जब ट्रांसलेट कर लेगा मार्केट तो बोलेगा यार अभी भी जिंदा है, वो पड़ा नहीं है। एज एन एनालिस्ट हमको दोनों बात देखनी है, रेशियोज में क्या नजर आती है, एब्सोल्यूट अमाउंट में क्या नजर आती है, देन ओनली द रियल कंपैरिजन विल इमर्ज। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपने निकाल दिया डेट टू जीडीपी रेशियो, ये कहीं निकाला था हमने, कहीं पे निकाला, किधर निकाला याद नहीं आ रहा है। कहां पे लिखे हैं? कहीं निकाला था ना फिजिकल, यही तो था, ये 6.5 करोड़। यहीं पे लिखे थे, लेकिन ऊपर नीचे 3.3% के आसपास आता है, 2.9% नहीं, 2.9%। करेक्ट।
एक सेकेंड, एक मेरे दिमाग में घूम रहा है बार बार, वो हमको थोड़ा हॉन्ट कर रहा है, मेरे को निकालने दीजिए नंबर। तो क्या बोलते हैं इसको, मेजर्ड बाय, एक सेकेंड समय दीजिएगा, है ना, मेजर्ड बाय HSBC, क्या बोलते हैं इसको, वेल्थ इंडेक्स। एक मिनट समय दीजिएगा। हाँ, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर होता है क्या, एक सेकेंड, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, आई थिंक यही होता है, कंज्यूमर इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, एकदम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, याद आने से मैं लिख दूंगा, अभी याद एकदम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एनीवे, न्यूज़ है, एक्सेल में आते हैं लौट करके। आपको दिखाई पड़ रही है एक्सेल, हमने अभी शेयर कर रखा हुआ है हाँ ठीक है ना। तो Yes. अब देखिए, ये जो हमने 15 लिखा ना, यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर एक है, HSBC मैनेज करती है, वो हमको याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये 15 जो है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। आपको आपसे पूछे कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स समझनी, इकोनॉमिक्स समझनी, तो क्या बताइएगा, बोलेगा भाई इकोनॉमिक्स समझनी है तो इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आज का स्टेटस क्या है, तो आज का स्टेटस हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। तो डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं लिखा, नहीं, अनडेवलप्ड अंडर डेवलप्ड, इसको डेवलपिंग कर देते हैं यहाँ पे, नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी जो है वो बेसिकली कंपोनेंट पूरी दुनिया में 3 ही होते हैं, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री, इस कंपोनेंट से जो हम इकोनॉमी का मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट क्या भी बात करेंगे इसके ऊपर में, वो इन चीजों से मेजरमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहां पे देखा, फिर कहा साहब वो किन किन कारणों से, फैक्टर से प्रभावित होते हैं, तो आपने ये सब कारण हमको बताए, नहीं, ये सब कारण बताए। तो आइए पहले थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं इलस्ट्रेशन में। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं पहले आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और ये स्क्रीन है, आप देख पा रहे हैं, tradingeconomics.com, एक सबने स्क्रीन खोला है Yes. हाँ हाँ है ना। अभी इसमें नीचे थोड़ा दें, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, देखिए, है ना। यूएस, चाइना, यूरो एरिया छोड़ दीजिए, ये तो यूरोपियन कंट्रीज का यूनियन, हटाइए, इसको छोड़ दीजिए, कंट्री वाइज बात करते हैं, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, इंडिया। अभी ये अपडेट हो जाएगा तब फिर ये इंडिया इसके ऊपर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी तो ये अपडेट नहीं हुआ है, आज तो अनाउंसमेंट हो गई, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। फ्रांस से तो हम आगे हो चुके थे पहले ही, अभी थोड़ा यूके को भी पीछे कर देंगे, करेक्ट। अब देखिए इन कंट्रीज में जीडीपी का साइज क्या है, तो देखिए ये तो अभी हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। अभी हम लोग 21 ट्रिलियन देख रहे थे, यूएस का साइज है 23 ट्रिलियन डॉलर, नहीं, और यदि देखते हैं चाइना का, तो ये भी 17 हो चुका है, जापान 5, जर्मनी 4.2, इंडिया 3.2, यूके 3.18, और बाद बाकी सब नीचे में से चले गए। अब आप देख पा रहे हो कि सर जीडीपी ये एब्सोल्यूट अमाउंट है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको लिख के दे दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ये अमाउंट हुआ, ये इस साल में मेरी कमाई क्या हुई, हमसे पूछे आप पूरे साल में कितना कमाया, आपने कहा 3 लाख कमाया, तो ये जीडीपी मेरे इस साल की हुई। आप बोलेंगे वो ग्रो करता है कि नहीं करता है, बोले हाँ ग्रो करता है, कितने से ग्रो करता है, ये ग्रोथ रेट है। किधर ग्रोथ रेट नजर आ रहा है, जरा बताइए तो हमको। बस यहां नजर आ रहा है ग्रोथ रेट, नहीं,
ईयर ऑन ईयर है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ये रैंडम होते हैं थोड़े बहुत। 13.5 ये ग्रोथ रेट दिखा रहा है, ये थोड़ा चेंज होते रहेगा हमेशा, उसके लिए कुछ, लेकिन आप देखिए ओवरऑल नंबर्स। आइए इंटरेस्ट रेट पे, क्या इंटरेस्ट रेट दुनिया में चल रही है? इंडिया में 13.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है। हाँ जी, इंडिया का ग्रोथ रेट है 13.5 जस्ट अभी नाउ। हाँ, इस पॉइंट जब ये डाटा निकाला था इन्होंने, ये क्वार्टरली अपडेट करते हैं, तो उस क्वार्टर में 13.5 ग्रोथ है। ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन सर ये डाटा कब का, ये डाटा कब का शो कर रहा है? ये डाटा अपडेट करने का इनका होता है, आई बिलीव ये महीना सितंबर है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये सितंबर तो खत्म हुआ नहीं है, तो ये अप्रैल मई जून, जून का होगा डाटा, 30 जून का डाटा होगा ये। जुलाई का लगता है। मैंने एक क्वार्टरली अपडेट होता है। हाँ, क्वार्टरली अपडेट करते हैं ये लोग। ओके ओके सर। नहीं, तो आपको ओवरऑल इंडिकेशन मिल रही होगी, इंटरेस्ट रेट का इंडिकेशन मिल रहा होगा, 2.5, 3.5, 0.5, 1.75, 5.4। इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन हमारे यहां थोड़ा वरीज हो गया है, ये अच्छी चीज नहीं है। इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो गया इन्फ्लेशन। अच्छी चीज नहीं है, मतलब कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट निगेटिव हो चुका है, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन दुनिया में और जगहों पे देखिए क्या चल रहा है, देख पा रहे हैं मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, यहां तो कहानी नहीं है कुछ, बात ही मत कीजिए। इसका सब भी ज्यादा है इन्फ्लेशन, बहुत प्रॉब्लम है। डिफरेंस देखिए, कितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन ईयर ऑन ईयर आज के डेट में इस डाटा बता रही है अमेरिका में, नियरली 5.5-6% वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट निगेटिव है। चाइना का तो खैर मार्केट इकोनॉमी नहीं है, तो वो अपने हिसाब से प्राइसेस को चेंज करके रखते हैं, उसकी बहुत बड़ी लंबी कहानी होगी, तो थोड़ा सा डिस्काउंट करके चाइना को हमेशा एडवांटेज मिल जाता है। बात बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री उसकी बात कीजिए, जापान का देखिए, जर्मनी का देखिए, यूके का देखिए, फ्रांस का देखिए, अब समझ में आपको आ रही है कि यदि रसिया का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग खुल के बात कीजिएगा, रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है और यूरोप की सारी कंट्री रसिया के खिलाफ है, वो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते हैं। बदले में रसिया ने कहा कि मैं तेल नहीं दूंगा, गैस नहीं दूंगा, या गैस दूंगा तो ज्यादा दाम पे दूंगा। क्या फर्क पड़ सकता है उनकी इकोनॉमी के ऊपर में? Sir, the price of the imports for those countries will rise, na? तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट मतलब उनको जो इंपोर्ट होए उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उनकी जीडीपी तो निगेटिव हो जाएगी, मतलब थोड़ी कम प्रभावित होगी, निगेटिव हो जाएगी, थोड़ा सा नुकसान होगा ना जीडीपी में। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो पेट्रोलियम या गैस, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल सही इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। यूरोपियन बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा तरह पावर कट चल रहा है ड्यू टू डेफिसिट ऑफ गैसेस। करेक्ट, करेक्ट। आप सोच पा रहे हैं ना कि देखिए, इकोनॉमिक्स को समझना है तो पॉलिटिक्स समझना कितना जरूरी है। यदि इकोनॉमिक्स समझना है तो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। आप सोचिए इस बारे में कि आज के वक्त में, मैं सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना, आज के वक्त में यूरोप और अमेरिका दोनों बोल रहा है कि ईरान से हम एग्रीमेंट कर लेंगे, न्यूक्लियर का जो एग्रीमेंट है कर लेंगे। क्यों बोल रहा है?
बोलिए। ईरान से तेल खरीदने के लिए। हाँ, ईरान का तेल अभी भी मंडी में नहीं आया है। ईरान तेल नहीं दे सकता, वो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे, तो वहाँ पे लिस्टेड करके रशिया को पीछे छोड़ के ये ईरान को प्रमोट कर रहा है। कुछ दिन पहले यही ईरान के पीछे लगा था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन बैन करने के लिए। सही बोल रहे हैं। चूंकि रसिया ने सप्लाई यूरोप अमेरिका में कम कर दिया गैस का, और गैस के दाम बढ़ गए दुनिया में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए आज यूरोप और अमेरिका बोलता है कि ईरान को जो भी था पहले सैंक्शन हटा देते हैं, और एग्रीमेंट न्यूक्लियर वाला था वो भी कर लेते हैं, और वो अपना तेल बेचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तेल बेचने का मतलब क्या हुआ? जब वो तेल बेचेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में तेल बेचेंगे, तो तेल का प्राइस कम होगा, एनर्जी की प्राइस कम होगी, तो जो रूस से दिक्कत इनको हो रही है वो दूर हो जाएगा ईरान से। इकोनॉमिक्स कहां से निकल करके आ रही है, सोचिए। पकड़ में? अच्छा, आगे बढ़िए। गवर्नमेंट बजट, इसको बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। देख लीजिए फिस्कल डिफिसिट यूएस का, चाइना का, जापान का, जर्मनी का, यूके का, इंडिया का, फ्रांस का। नहीं, दुनिया में हर कंट्री लोन ले करके खर्च कर रही है। पहले भी करती थी, अभी भी कर रही है। अभी देखे ना हम लोग, 29 लाख करोड़ का प्रपोजल दिया और 22.5 लाख करोड़ रुपया ही अपने पास में रेवेन्यू है। तो फिस्कल डिफिसिट हमारे यहां है। मैं दिखाता हूं आपको, दुनिया के हर कंट्री में फिस्कल डिफिसिट है। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं, ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। हर साल आप फिस्कल डिफिसिट करेंगे तो बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग करेंगे, करते चले जाएंगे। इतनी बोरोइंग हो जाती है कि जीडीपी से भी बढ़ जाती है। ये देखिए, डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ऊपर है यूएस का। जापान का तो सोचिए ही मत। इंडिया बहुत कंट्रोल्ड है, देख पा रहे हैं? जर्मनी और इंडिया काफी कंट्रोल्ड है। सेवेंटी 74% का मतलब क्या हुआ इंडियन कंटेक्स्ट में, बताइए तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 74% डेट टू जीडीपी रेशियो? बताइए तो इसका मतलब। इंडिया में सर जो डेट है वो अराउंड 2 ट्रिलियन के आसपास है। हाँ, मतलब कि टोटल जीडीपी आपने बताया कि 3 ट्रिलियन है, तो उसका 74%, 3 ट्रिलियन का 74% हमारा डेट है, करेक्ट ना? तो रफली आपने 2.25 ट्रिलियन डॉलर का हमारे ऊपर में डेट है। अब बताइए, सवाल करता हूं कि ये डेट हमारा डोमेस्टिक डेट है कि फॉरेन डेट है? डोमेस्टिक, राइट? सही बोले। गवर्नमेंट जो है, ये जो लोन लिया है, ये डोमेस्टिक बोरोइंग्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन ली है, ये डोमेस्टिक बोरोइंग है। हम अपने फिस्कल को चलाने के लिए बाहर से लोन नहीं लेते हैं, क्योंकि रुपया हम छाप सकते हैं, रुपया छाप के हम काम कर लेते हैं। आप बोलेंगे Sir, फिर? sir, can I ask something? Sir, Pakistan has foreign debt, right? ये पाकिस्तान में चलते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे, पाकिस्तान मिल जाने चाहिए। पाकिस्तान में आते हैं, प्लस करेंगे तो आ जाएगा पाकिस्तान। ये पूरी दुनिया का डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। आइए पाकिस्तान में आते हैं, नीचे आते हैं, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान का इकोनॉमी तो देखिए, पहली बात है उसको समझा देना होगा कि भाई हमारा इकोनॉमी का साइज कितना है, तुम्हारा कितना है। हमारा साइज है, ये देख लीजिए,
3173, $3.1 ट्रिलियन। अभी 3.2 हो गया है, ठीक है ना। इंडिया है 3.2 ट्रिलियन डॉलर और पाकिस्तान कितना है? नियरली 1/10। ये बिलियन में है, नहीं ये ट्रिलियन नहीं हो पाएगा। 1 ट्रिलियन और 1 बिलियन में क्या फर्क है? 1 ट्रिलियन में होते हैं कितने सुन्ना? 10 to the power 9. 9 or 10 to the power 6, 10 to the 12 billion 6 trillion million 6 10 to the power 6 billion 10 to the power 9 So trillion 10 to the 12, power I think. हाँ, 12. मिलियन में 6, बिलियन में 9 और ट्रिलियन में 12। जो ये नोटेशन है फॉरेन का, उसमें 3 का फासला होता है, 6 9 12 करके। मिलियन 6, बिलियन 9, ट्रिलियन 12। जो इंडियन नोटेशन है 1000 लाख करोड़ ऐसे बोलते हैं ना, उसमें 2 का फासला होता है। 1 लाख, 100 लाख 1 करोड़, 100 करोड़ 1 अरब। नहीं, जनसंख्या कितनी हमारी है? बोलते हैं ना 1.3 अरब, 135 करोड़। 1 अरब मतलब 100 करोड़। हमारा 2 का फासला होता है। इसलिए हम जब बोलते हैं ना 1 ट्रिलियन डॉलर, तो 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया 1 पे 12 सुनना। 1 ट्रिलियन मतलब हो गया 1 पे 12 सुनना। तो उसको कन्वर्ट करते हैं लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से। क्या? लाख में 5 सुनना, सॉरी लाख में 5 सुनना, हाँ सही, लाख में 5 सुनना, करोड़ में 7 सुनना। 7 + 5 12 हो गया ना। तो 1 ट्रिलियन हो गया 1 लाख करोड़। अब डॉलर लगाना होगा तो डॉलर लगा दीजिए, उधर गुना कर दीजिए 75 से, बात खत्म हो गई। 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया 75 लाख करोड़ रुपया। क्लियर? तो अमेरिका, पाकिस्तान तो पहली बात है 1 ट्रिलियन में नहीं पहुंचा है अभी, वो 0.3 ट्रिलियन है, छोटी इकोनॉमी। उसके बाद देखिए इसका कहानी तो है ना, ये देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट का फर्क, नहीं ये देख रहे हैं फिस्कल डिफिसिट का नंबर 27%, कंगाली इसको बोलते हैं। ये जो लोन है ये डोमेस्टिक लोन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपया छाप लेगा। इसकी प्रॉब्लम है फॉरेन करेंसी लोन, ये यहां पे लिखा हुआ नहीं है। ह्यूज फॉरेन करेंसी लोन है उसके पास। नहीं देखना चाहते हैं, क्लिक कीजिए इसको, देखिए दिखाई पड़ जाएगा आपको, सारा कुछ नजर आ गया। अब आपको देखना है इनका करेंट अकाउंट, फॉरेन करेंट गवर्नमेंट। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, फॉरेन करेंसी, हेलो, हाँ बोलिए। फॉरेन करेंसी लोन नहीं दिया जाना पाएगा तो एक देश में उसका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगा वो तो समझ में नहीं आएगा। अभी बात कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये है पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो। नहीं, पिछले कितने सालों का निकाल रहे हैं? 25 सालों का निकाल लेते हैं। ये स्थिति है उनका। आपको देखना है कि उनके पास मिलिट्री खर्चे तो बढ़ाते रहा होगा, देख लीजिए, अभी देखना है तो देख लीजिए, आ गए हैं तो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं इस तरह से। आमदनी नदारत, लेकिन खर्चे बढ़ाने में मिलिट्री के कम नहीं है। नहीं उनका आप और कौन सा देखना है आपको? गवर्नमेंट डेट देखना है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू, करेंट अकाउंट डिफिसिट देखनी है उनकी आपको, ट्रेड
ये देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड देख लीजिए, ये देखिए निगेटिव ही चलता है, चलता हमारा भी निगेटिव ही है, लेकिन हमको सरप्लस होने का सिचुएशन है हमारे पास। ये देखिए ये डिटोरिएशन है, 2010-15 तक ठीक था, मोटा मोटी कंट्रोल्ड था। इसके बाद आप देखिए नहीं, आप बोलेंगे सर इंडिया का भी तो दिखा दीजिए, उनका ही खाली दिखा रहे हैं, तो इंडिया का दिखाने के लिए इंडिया में चले आते हैं, इंडिया का यहाँ पे करते हैं, सर्च कर लेते हैं इंडिया का। इंडिया आ गया क्या? इंडिया ग्रोथ रेट देख लीजिए आप, 25 साल 30 साल जब का देखना है, पर कैपिटा देखना है, पर कैपिटा देख लीजिए, 25 साल 30 साल जब देखना है। जीडीपी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ये सब लिखा हुआ है, अपने को उतना नहीं देखना है, उतना बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं बनना है, अपने एग्जाम ही पास करनी है, समझने के लिए दिखा रहे हैं आपको। नहीं, हमारा ट्रेड देख लीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा भी निगेटिव है, हमारा भी निगेटिव है, ऐसा नहीं कि हमारा पॉजिटिव है, हमारा भी निगेटिव है, लेकिन हमारे पास में एफडीआई का फ्लो है, तो हम वहां से काफी कवर कर लेते हैं। कैपिटल फ्लो देख लीजिए 25 साल का, ओवरऑल कैपिटल हमारे यहाँ ऑफ एंड ऑन आई है। ये 2 सालों में केवल पैसा निकले हैं, 19 में निकले हैं और फिर ये 21 में निकले हैं, कोविड के समय की बात। फिर उसके बाद हमारे पास में एफडीआई कंट्रोल कर लिया है। नहीं, देखिए एक्सटर्नल डेट हमारा, ये हमारा डेट है, ये हमारा है एक्सटर्नल डेट, ये है बिलियन डॉलर में, है ना, ये बिलियन किसमें है, बिलियन रुपीज, तो अभी अपवर्ड है। ये है 600 लाख। फिगर लिखा नहीं किसमें, हाँ, ये मिलियन डॉलर में है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दे बिलियन में, तो ये हो गया 620 बिलियन डॉलर हमारा जो बोरोइंग हमारी है, फॉरेन करेंसी बोरोइंग, वो है 620 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल डेट। और हमारे पास फॉरेन करेंसी कितना है आप बोलिएगा, तो आई थिंक वो भी 550 के आसपास है। फॉरेन करेंसी हमारे पास कितना है, फॉरेन करेंसी कहाँ है भाई, देखिए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के खोलिएगा तो मिल जाएगा, नजर आ जाएगा। नहीं, 620 हमारा ये है, और आपके पास फॉरेक्स रिजर्व भी करीबन आपके पास में 561, 560, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं, क्या बोलते हैं? डिफरेंट 40,000 only। हाँ, मिलियंस में थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। और मजे की बात क्या है कि हमारे पास में बहुत जबरदस्त पैसा आता है, कहां से, ये देखिए हमारे पास बहुत जबरदस्त पैसा आती है, हमारे पास में रेमिटेंस, दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस इकट्ठा करने वाला कंट्री है भारत। आज के वक्त में हमको एक साल में करीबन रेमिटेंस ऑफ इंडिया इज नाउ रफली, है ना, क्वार्टर दे रहा है ना, इतना मिलियन इन फर्स्ट क्वार्टर, अब इतना मोटा मोटी आप देख रहे हैं 15, ये मिलियन में है ना, तो 15 बिलियन 14 बिलियन, करीबन 60 बिलियन डॉलर खाली हमको साल भर में रेमिटेंस आते हैं, 60-65 बिलियन डॉलर के आसपास। Yes, sir, because like everyone goes out for studying. I mean, most of my friends are like outside India. So they are good that they are sending money to us. Yes, sir. All of my friends are actually outside India. Only 2-3 are here.
So ask them that you work hard and send money to us. So I'm also planning. So good. When you go outside, just keep sending money to us. No. I will. So that is the remittance. No. Earlier, China used to be the biggest recipient of remittance worldwide. लेकिन अब चाइना से भी आगे इंडिया आ गया. At some point of time, we were around $75 billion. ये कोविड में थोड़ा सा झटका लग गया ना, तो थोड़ा कम सब जगह हो गई है, तो ये घट गया. आप देखिए कोविड में थोड़ा घट गया. ये 2019 कोविड, ये नहीं, यही से कोविड शुरू हुई ना. ये देखिए इस वक्त हमारा ऑलमोस्ट $75 बिलियन चल गए थे हम लोग. अभी थोड़ा घट गया था, फिर अभी मेहनत कर रहे हैं लोग. तो मेरा कहना है इकोनॉमिक समझना है तो ये साइट पे जाइए, दुनिया की जिस इकोनॉमी को देखना है देखिए, कंपेयर करना ही कर लीजिए. नहीं, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक सिंपल चीज. आप कंपेयर कीजिए इंडियन पर कैपिटा इनकम, जीडीपी में जाते हैं और पर कैपिटा इनकम, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, है ना. तो देखिए हम लोग करते हैं अभी 25 साल का पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं. इसको कंपेयर करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट से. आने दीजिए 25 साल का ना, 25 साल का कर लेते हैं. देख पा रहे हैं ना, ये है आपका स्टॉक मार्केट 25 सालों का, बीएससी है ना, सुंदर ही है. और हम इसमें, अरे कंपेयर क्या, कहां चला गया वो, कंपेयर किया था हम लोग अभी ना, सॉरी कंपेयर तो उधर चलिए. अब कंपेयर करते हैं हम लोग इसको पर कैपिटा इनकम से, बताया ना. तो कंपेयर करते हैं इसको हम लोग इधर से, यहां से नहीं उठाया क्या, पर कैपिटा इनकम से करना चाहिए था इसको. जीडीपी अच्छा, ये कैसे होगा. जीडीपी पर कैपिटा इनकम से, ये जीडीपी पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ले नहीं रहा है. इससे तो लेना चाहिए था इसको कंपेयर. पिक इंडिकेटर दिखाई पड़ रही जो हम कर रहे हैं अभी ना. हाँ. अभी देखिए कितना सुंदर ग्राफ बना. जैसे जैसे ये देख रहे हैं ना, इंडियन जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है या घटती है, वैसे वैसे ही आपका मार्केट घटता बढ़ता है. मार्केट कहां गया, नहीं मार्केट तो नजर नहीं आ रहा है. मार्केट क्या नजर आ रहा है, कंपेयर तो किया था, कंपेयर किया हमने, कंपेयर इंडिया, ठीक है. यहाँ पे इंडिकेटर देते हैं सेंसेक्स, सेंसेक्स ये हम आपको छोड़ देते हैं, आप कंपेयर कीजिएगा. हाँ अब आया, अभी दिखाई पड़ रही है. ये जो लाइन देख रहे हैं आपका, ये है आपका पर कैपिटा इनकम की लाइन, और ये जो लाइन है आपका सेंसेक्स का लाइन. नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज का भी कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर का. इकोनॉमिक समझना हो तो डाटा को
और ग्राफ को रीडिंग करना शुरू कीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। तो लौट के आते हैं आप अपने बुक पे, तो आप वहां से कोरिलेट कर लेने में सुविधा होगी। मैं फिर से शेयर करता हूँ, न्यूज शेयर, और ये एक्सेल था, ये एक्सेल है ना, इस पे ही हम लोग लौट के आएंगे, बट 2 मिनट के लिए बुक पे चलते हैं, नहीं बुक पे चलते हैं, बट बुक पे चलने से पहले 1 मिनट के लिए कि निकला आपने ये लिखा ना, ये $3 ट्रिलियन लिख दिया, ये कैसे निकालते हैं? तो देखिए जीडीपी निकालने के 3 तरीके होते हैं, जीडीपी निकालने के 3 तरीके, जीडीपी मेजरमेंट। एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड, दूसरा होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, तीसरा होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अभी जीडीपी कैसे निकालते हैं इनकम मेथड से? देखिए किसी भी इकोनॉमी का जीडीपी क्या होता है, सब लोग की आमदनी, सब लोग की आमदनी। तो किस किस की आमदनी होती है? भाई लेबर को मिलता है वेज, जिसने इक्विटी में पैसा लगाया उसको मिलता है डिविडेंड, जिसने डेट में पैसा लगाया उसको मिलता है इंटरेस्ट, और सरकार को मिलता है टैक्स, और बाकी जिसने भी पूंजी लगाई है उसको रेंट मिलता है। ये हो गया जीडीपी बाय इनकम मेथड। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बोले सर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, जो बड़ा फेमस है। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस गुना क्वांटिटी, ये तरीका, ये भी तरीका बताता है वही चीज। एक तरीका और है, और वो बोलते हैं साहब किसी भी इकोनॉमी में आपका जो पब्लिक कंजम्पशन सी प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टी प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इनपुट। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, आपको सुविधा हो जाएगी, है ना, मैं फिर शेयर कर दूंगा। पब्लिक कंजम्पशन, पब्लिक सॉरी गलती, पब्लिक नहीं, प्राइवेट कंजम्पशन प्लस पब्लिक, उल्टा लिख दिया ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सही लिखने के नहीं लिखने? कोई आदमी है जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है? हेलो, पब्लिक कंजम्पशन, हेलो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक तरीका जो आजकल और मशहूर हुआ है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ये बोलता है किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मनी। ये टोटल मेजरमेंट करने के 4 अलग अलग तरीके हैं। कहना यह है कि चारों मेजरमेंट से जो आपको मालूम चले वो एक ही चीज मालूम होनी चाहिए। ये क्वांटिटेटिव में सर मनी सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय क्या बोला सर? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी वेलोसिटी ऑफ मनी, ओके। मनी सप्लाई मल्टीप्लाइड वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे 1 मिनट का समय दीजिए, एक्स्ट्रा एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये सनोज जी, हाँ, ये जो इनकम मेथड में जो वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड टैक्स, रेंट लिखा है, इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है वो वहीं से जो कमाई होता है वो इसका अंदर में कौन सा आएगा? सब में वेज में चला जाएगा, सब वेजेस में चला जाएगा। सब वेज में चला जाएगा। ठीक है। हमारी रेंट कंपोनेंट कहाँ से आएगा सर? रेंट कंपोनेंट आया, जितना भी आपके पास फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, जितने भी फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, मकान में हो, जमीन में हो, फैक्ट्री में हो, एसेट्स जितना बनाया है, गाड़ियां चल रही है रोड पे,
वो जो इनकम आ रही है वो सब चला जाएगा आपका रेट। देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों सरकार जीएसटी लाती है, क्यों डिमोनेटाइजेशन लाती है, समझ में आ जाएगा। आज के वक्त में आपको पता है वेजेस चाहे तो आप ब्लैक मनी में पे कर सकते हैं, यस या नो? यस यस। आज ब्लैक मनी में पे कर सकते हैं, डिविडेंड आप ब्लैक मनी में पे सकते हैं। सेल कंपनी में कैसे मिलता है डिविडेंड? ब्लैक मनी में मिलता है। इंटरेस्ट आप ब्लैक मनी में पे कर सकते हैं, रेंट आप ब्लैक मनी में पे कर सकते हैं, टैक्स ब्लैक मनी में पे नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, इंडिया में एक इकोनॉमी थी हमारी व्हाइट अकाउंटेड इकोनॉमी, उसमें वेज था, डिविडेंड था, इंटरेस्ट था, टैक्स था, रेंट था। और एक हमारी थी पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी, उसमें भी सब कुछ था, वेज था, डिविडेंड था, इंटरेस्ट था, रेंट था, टैक्स नहीं था। यस। तो सरकार देखती है यार हमको मिलता है टैक्स x रुपया, x रुपये के हिसाब से बनता है हमारा 5x जीडीपी। एक कमबख्त हिंदुस्तान में बाद बाकी लोगों की तनख्वाह और उनकी जो है सो आमदनी बढ़ के x से बढ़ के 3x 7x 10x हो गई, लेकिन मेरा टैक्स नहीं बढ़ रहा है। वो टैक्स कैसे बढ़ेगा इनका? जो ब्लैक मनी है, ब्लैक अकाउंटिंग है, ब्लैक इकोनॉमी है, उसके सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट कि उसमें टैक्स कंपोनेंट नहीं होता है। एक सेल कंपनी में वेज होता है, बिल्कुल इंप्लॉय होता है, तनख्वाह मिलती है उसको जी। डिविडेंड होता है, बिल्कुल डिविडेंड होता है, यदि किसी ने पैसा लगाया तो उसको आमदनी होती ही होती है। इंटरेस्ट भी होता है, रेंट भी होती है, बस खाली टैक्स नहीं। जैसे हम लोग जितना प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, लॉयर है, प्रोफेशनल है, वो लोग जो कमाई करता है, जो वेजेस जो है, उसमें टैक्स कहाँ है? नहीं है, नहीं है, सही बोल रहे नहीं हैं, है। नहीं है। इसके साथ जो रेंट में, डायरेक्ट रेंट में हम लोग का जितना प्रॉपर्टी है, वो जो शॉप हो कि फ्लैट है, उसमें भी रेंट भी, वो भी टैक्स कहाँ है? तो इसलिए तो समझिए ना, इसलिए समझिए कि इंडिया में अभी इतना सरकार सख्त हुई है, तब इस साल शायद 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल किए हैं और उसमें से मात्र 3.5 करोड़ लोग टैक्स फाइल मतलब टैक्स जमा किए हैं। आप बताइए जिस कंट्री में 2 करोड़ लोग हर साल फॉरेन यात्रा करते हैं, विजिट, हर साल 50 लाख कार बिकती है, सेल होती है, जनसंख्या 135 करोड़ की है, 29 करोड़ पैन कार्ड है, वहां पे इतना ही लोग को टैक्स भरना चाहिए क्या? उसके साथ 5 स्टार 7 स्टार होटल पैन इंडिया में जितना है, वो देखिए किसी होटल हक का नहीं जाता है। आप होटल पे आप प्रोग्राम करने के लिए, बुक करने के लिए जाइए, मतलब डेट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और कितना कॉस्टली है ये होटल। इसलिए हमारा जीडीपी जो है वो अंडरस्टेटेड होता है। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इस बात को कि इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा, आएगा भी तो लोग खर्च करते रहेंगे। अरे भाई जो पैसा वो पैरेलल इकोनॉमी वाली है उसको क्या तकलीफ है रिसेशन से? वो 30% तो ऐसे ही ज्यादा है क्योंकि टैक्स नहीं दिया ना। ये पकड़ में आई ना? इसको इतना पे ही छोड़ते हैं, नहीं तो डिस्कशन कहीं और चला जाएगा। अब एक चीज और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो आप बोलते हैं इन्फ्लेशन होती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन होती है वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ने से। कितना है वेलोसिटी ऑफ मनी इंडिया में, बताइए तो जरा सा, बताइए। जीडीपी कितना आपने बताया था? 3.2 ट्रिलियन डॉलर, नहीं ट्रिलियन डॉलर। कितना हो गया तकरीबन ये हो गया 3.2 मल्टीप्लाइड बाय, आज के रेट में लेते हैं तो 80 से करते गुना करते हैं तो 256 लाख करोड़ रुपए का हमारा, ये है हमारा जीडीपी है।
हमारे यहाँ मनी सप्लाई कितना है, कितना पैसा हमारे कंट्री में है, करेंसी एंड नोट्स, इसको बोलते हैं M0, बताइए तो। आज के वक्त में इंडिया में कितना मनी सप्लाई है? अच्छा बताइए, 2014 में सब लोग को लाइन में लगना पड़ा था ना? यस। कितना जमा हुआ था पैसा गवर्नमेंट के पास में? 16 लाख करोड़ रुपीस 2014 में हमारे यहाँ तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपया का करेंसी था। मनी डिमोनेटाइजेशन 2014 ना 2018? वो तो 11 पूरा का पूरा पैसा बैंकों में जमा हो गया था, जितना गवर्नमेंट को उम्मीद था 2016 उससे कहीं ज्यादा जमा हुआ था। तो 2016 मोनेटाइजेशन तो ऑलमोस्ट फेल हो गई थी। उस पर एक दिन अलग से बात करेंगे फिर तक। 16 लाख करोड़ रुपए जमा हुआ था इंडिया में। नहीं, आज गवर्नमेंट कितना नोट प्रिंट करके बाजार में छोड़ दी है? 24 लाख करोड़ रुपीस ये बाजार में अभी करेंसी है। इन व्हाट बेसिस? टोटल करेंसी जो बाजार में छोड़ी गवर्नमेंट 24 लाख करोड़ के आसपास है। आप आरबीआई साइड पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा डाटा, वहां पे 23 पॉइंट कुछ मिलेगा आपको, 24 लाख करोड़ रुपए लेके चलते हैं। तो कितना हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मनी? तो 256 डिवाइडेड बाय 24 लाख करोड़, करीबन 10.5 गुना वेलोसिटी ऑफ मनी। माने 1 रुपया 10 टाइम्स घूमता है। हाँ, 10 बार एक साल के अंदर में 10 बार घूम जाता है। अभी व्यापार छोटा होगा, व्यापार मंदा होगा तो कम घूमेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी, तो अपने आप प्राइसेस कम हो जाएगा, तो अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिएगा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिएगा, खूब लोग लोन लेंगे, खूब घुमाएंगे पैसे को बाजार में, अपने आप इन्फ्लेशन भाग देगा। इसके साथ पूरा रेपो रिवर्स रेपो का पूरा कंटेंट है, जुड़ा हुआ है, एकदम जुड़ा हुआ है, एकदम रेपो जुड़ा और हुआ है। रिवर्स रेपो का। तो ये जो इंडिकेटर है ना, क्वांटिटेटिव, बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, बहुत पावरफुल है। इसको बहुत यूज करते हैं हम लोग, जो बैंक में खासकर काम करते हैं, वो इस दोनों को यूज करके बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये सरकार के लिए ये है, सरकार इसको बहुत ध्यान से देखती है, क्योंकि सरकार का टैक्स कंपोनेंट यहाँ पे मेजरमेंट होता है। और ये जो है इकोनॉमिस्ट का है, ये इकोनॉमिस्ट इसको खूब ध्यान से देखता है, क्योंकि इसमें पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब है। तो ये इसको इकोनॉमिस्ट लोग बहुत देखता है। तो चारों तरीके का मतलब है कि रिजल्ट एक ही होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो ठीक है, उसके कारण अलग अलग है, उस पर बात में नहीं करेंगे हम लोग। इतना आपका लेवल यहाँ तक है एग्जाम के लिए। पी एंड क्यू का फुल फॉर्म लिख दीजिए। हाँ, ये P फॉर प्राइस, प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। Q जो हो गया वो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पुट टुगेदर, नहीं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पुट टुगेदर। P फॉर प्राइस एंड Q फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पुट टुगेदर। जैसे देखिए P एंड Q M इंटू V को देखिए कैसे करते हैं। बाजार में वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, ध्यान से देखिएगा, तो जीडीपी बढ़ जाएगी ना? हाँ, बढ़ जाएगी। अब यहां पे जाइए भाई, वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगी, हाँ बढ़ जाएगी, क्वांटिटी तो नहीं बढ़ी उससे ना, नहीं बढ़ी, तो हो गया इन्फ्लेशन बढ़ गया ना। वेलोसिटी बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। देख पा रहे हैं इस चीज को? मैं फिर से बोलता हूं, वेलोसिटी बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। देखिए दोनों कंपेयर कीजिए, एकदम साफ साफ नजर आ जाएगा आपको।
हाँ, अब याद आया, उस समय से सोचते सोचते ये जो 15 नंबर है ये है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये मेजरमेंट विश्व बैंक करती है, पूरी दुनिया में करती है। 50 से ऊपर आता है तो बस बम बम इकोनॉमी है आपका, 50 से कम रहता है तो मॉडरेट। ये 15 फैक्टर्स। अब बताइए हमको कि आप इस पूरे एक्सेल को समझ पाए कि नहीं पाए। इसके बाद हम लोग बुक में चले गए, बुक खटाखट हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। पहले बताइए इसमें कोई दिक्कत है? हेलो? No, sir. No, sir. अच्छा गुड। तो आइए बुक में चलते हैं। बुक पढ़ेंगे तो एकदम आराम से निकल जाएगा बुक, एकदम है ना, चाशनी की तरह निकल जाएगा बुक। और बुक में आते हैं, ये देखिए बुक में। अब देखिए बुक में लिखता है बेसिक प्रिंसिपल्स, पढ़ लीजिएगा, है ना। एक है वर्ड मैक्रो, एक है वर्ड माइक्रो। देखिए मैक्रो गिव्स यू बिग एग्रीगेट डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ओवरऑल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, सेविंग्स रेट, इन्वेस्टमेंट रेट। आप देख पा रहे हैं ना, हाँ यस वर्ड बोलते हैं सब पूरे पैन इंडिया लेवल पे लागू हो रही है। ये तो 3-4 वर्ड लिखा, आपके पास 15 वर्ड है। एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर, मैक्रो नहीं, माइक्रो मतलब हो गया पर्टिकुलर। किधर गया ये सब लिखा हुआ, सब बताया आपको, एक बार खोल के जाए, पहले मैक्रो पे दिखाया था। माइक्रो पहले था, उसके बाद मैक्रो से पहले था सर। हाँ माइक्रो। अब देखिए माइक्रो जो है इंडिविजुअल कोई चीज आप पूछते हैं ना, किसी बिजनेस का कोई इंडिविजुअल, दैट कम्स इनटू माइक्रो। माइक्रो इज द स्टडी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो वो माइक्रो स्टडी हो गया। बट एग्रीगेट सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो दैट बिकम्स योर मैक्रो। ठीक है, ये तो बहुत आसान चीज है। अब देखिए आप जब आते हैं तो बोलते हैं कि सर मैक्रो का ये सब पढ़ने का नहीं, जनरल ग्रोथ क्या है ना, कंजम्पशन क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग्स क्या है, ये सब पूरे इंडिया के लिए देखते हैं आप, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जितने वर्ड लिखे हैं हम लोग तो यही से लिखा है, अलग से कुछ नहीं लिखा हूं, ये सब मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। तो मैक्रोज के एग्रीगेट पैरामीटर्स मालूम हो गए आपको, नहीं। आइए नीचे आते हैं तो बोलेंगे सर हमको नेशनल इनकम निकालनी है। वर्ड क्या दिया? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आप बोलेंगे सर 4 तरीके से तो हम नहीं पढ़ा है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, एक हमने एक्स्ट्रा कर दिया है। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों बता दिया और साथ में दिया क्वांटिटेटिव मेजर। वो क्यों दे दिया आपको? क्योंकि हमको आपको वेलोसिटी ऑफ मनी बतानी थी, इसलिए। ठीक है ना, तो 3 ही आपको है, तो 3 ही करिए, एक भूल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रोडक्शन मेथड में क्या है तो बोलेगा साहब जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, जो एक शब्द मैडम ने बताया था कि साहब एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, सर्विसेज है, 3 सेक्टर है। बिल्कुल सही साहब है। तो इस 3 सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, वो प्रोडक्शन मेथड हो गया। लिख के दिखा दिया आपको। बोले नहीं सर इनकम के हिसाब से बताइए। भाई वही चीज है, प्रोडक्शन होगा तो कुछ ना कुछ किसी न किसी को फायदे होंगे, किसी को डिविडेंड, किसी को इंटरेस्ट, किसी को वेज, किसी को टैक्स, किसी को रेंट, ये सब लिखा हुआ है ना। रेंट, अब रेंट बोलेंगे आप तो देखिए क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रेंट, ऐसे लिखा हुआ है। एक ही बात है, आपने यदि कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसको हम रेंट ही बोलते हैं, ये कन्वेंशन चला है, करेक्ट ना। अभी डिविडेंड और इंटरेस्ट को अलग बोलेंगे क्योंकि इसमें इसका जो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अलग हो जाता है। लेकिन जहां भी आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसको रेंट ही बोलते हैं। इनकम मेथड आपने देखा नहीं, आसान। एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या है, आपके पास पूरी दुनिया में हर कंट्री में इंडिविजुअल होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, गवर्नमेंट होती है। अभी इंडिविजुअल जो है ना वो कंज्यूम करता है, कॉर्पोरेट जो है सो इन्वेस्टमेंट करता है, और गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है। ये एक ट्रेडिशन चलता रहा है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होती ही है, तो इस पांचों को मिला दिए तो बन गया एक्सपेंडिचर मेथड। नहीं, ये भी आपको बताया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग, ये तो पढ़ लीजिए कहानी है ना। जो भी आमदनी होती है वो बंटनी चाहिए, तो बंटने के लिए आपको 2 पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है, एक फिस्कल एंड मॉनेटरी, है ना। अब फिस्कल का डिफिनेशन नहीं देते हैं, है ना, कि फिस्कल पॉलिसी इज ए स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी इज ए स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर।
सरकार के जो भी खर्चे हैं, आप जैसे बोलते ना कि फिस्कल स्टेटमेंट देखो, गवर्नमेंट जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला मैडम अभी बोल रही है कि साहब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम और खर्चा करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या है ये? फिस्कल स्टेटमेंट है, एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं कि साहब हम डिफेंस के आउटले को बढ़ा देंगे, ये क्या है? फिस्कल स्टेटमेंट है, सिंपल फिस्कल स्टेटमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ भी खर्चे करने हैं, सब्सिडी भी देनी है, तो वो भी खर्चे में ही आता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है नहीं। R&D कर रही है, वो भी आपके कैपिटल एक्सपेंसेस में आते हैं, एक्सपेंडिचर हो गया। और सरकार ने टैक्स लगाते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब रेवेन्यू में आ गया नहीं। तो सरकार के जो स्टेटमेंट है ऑन ऑल रेवेन्यू एंड ऑल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड फिस्कल। अब फिस्कल स्टेटमेंट बोलिए, फिस्कल पॉलिसी बोलिए, है ना। अब उसी में सरप्लस हो गया तो फिस्कल सरप्लस बोल दिए, डिफिसिट हो गया तो फिस्कल डिफिसिट बोल दिए। अब फिस्कल डिफिसिट होगा तो क्या होगा? सरकार तो पैसे लाएंगे, कहां से लाएंगे बताइए? तो यदि सरकार को फिस्कल डिफिसिट होती है तो पैसे कहां से लाएंगे टू मीट द एक्सपेंडिचर, बताइए तो? बॉन्ड्स इशू करेंगे सर। हाँ, बॉन्ड्स इशू करेंगे। इसके लिए एक और वर्ड बोलते हैं हम लोग, बोलिए उस वर्ड को। बॉन्ड्स इशू करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड्स इशू करते हैं, सही बात है, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट। हाँ, और सिंपल वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड आज बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। सिंपल वर्ड था, बोरोइंग करते हैं ना। यस, सिंपल वर्ड। देखिए क्या है, मेरा मानना क्या है, सिंपल वर्ड बोलिएगा ना सब लोग समझ जाता है। डिफिकल्ट वर्ड तो टीवी में आगे बोलना पड़ता है आपको, लिखते उठते हैं जब आजकल, उसमें डिफिकल्ट दिखाने के लिए कि आपको बहुत आता है, नहीं बाकी सारा काम सिंपल से रहता है। बोरोइंग, अब बोरोइंग कैसे करते हैं? डेट, अब देखिए डेट में जाइए आप, याद करिए हमने आपसे बात की डेट के बारे में। डेट में क्या बोलते थे? डेट मतलब लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑब्लिगेशन, जनता से पैसा उठाएगा, जनता से पैसा उठाएगा, सही बात है। अब यहाँ पे एक सवाल और करता हूं सर, ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। जो आपने कहा जनता से पैसा उठाएगा, बोले जनता से क्यों पैसा उठाएंगे? बताइए। क्योंकि इंडिया में सेविंग्स जनता ही केवल करती है। इंडिया में सेविंग्स रेट केवल जनता का ही है। गवर्नमेंट का तो आप देखा डिफिसिट है, तो गवर्नमेंट की सेविंग्स निगेटिव है। प्राइवेट कंपनीज की सेविंग्स सरप्लस है, लेकिन वो कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना है कि वो भी सेव नहीं कर पाते हैं। तो सेविंग्स किसकी है? डोमेस्टिक सेविंग्स इंडिया में होती है। इसलिए सरकार को बोरोइंग करनी है तो जनता के पास ही आना पड़ेगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर रखिए। इंडिया में गवर्नमेंट का सेविंग्स निगेटिव है, इसलिए तो बोरोइंग करनी पड़ती है। प्राइवेट कंपनीज में सरप्लस वर्ड यूज करते हैं, सरप्लस है, हाँ डिविडेंड पे करते हैं, रिटेंशन इनकम है, सरप्लस है, लेकिन उनकी इतनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि वो भी बाजार के तरफ ही बोरोइंग करते हैं, डिवेंचर इशू करते रहते हैं सुबह शाम। तो पब्लिक की है जो कि सेविंग्स करती है और डिपॉजिट करती है। आप ही पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आप ही बैंक में जाते हैं, आप ही डिवेंचर खरीदते हैं, और आप ही म्यूचुअल फंड में देते हैं पैसा, इंश्योरेंस में, जो जिसे खरीदता है। घुमा फिरा के गवर्नमेंट के पास ही पैसा जाता है। सोनू जी इसमें दो बात है, वो बोल दीजिए। वो जो गवर्नमेंट एक्सपेंस करता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंस एंड दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये दोनों अंतर नहीं समझ पाता है। आम आदमी तो नहीं है, हमारा पॉलिटिशियन इसमें बहुत सारा नकराबाजी करता है ये दोनों एक्सपेंस लेके। वो लोग का पता ही नहीं चलता है व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस और व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। नहीं, अभी देखिए हमारा जो 29 लाख करोड़ का खर्चा दिखाया था सरकार ने, उसमें कितना रेवेन्यू है, कितना कैपिटल है? रेवेन्यू का मतलब हुआ कि इस साल खर्चा किए, उससे कोई आमदनी नहीं मिलने वाली है आपको आगे। सब्सिडी जो देते हैं हम किसी को, वो लिया खत्म हो गया, अगले साल फिर उसका फिर उपाय करो, सब्सिडी चलता रहता है। मतलब ऐसे खर्चे जिसमें हमको रिटर्न नहीं मिलता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस।
बट ऐसे खर्चे जो कि हमको कैपिटल फॉर्मेशन करके देता है, आगे आने वाले वक्त में भी उससे हमको आमदनी होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने कहा कि साहब हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डिफेंस का, रॉकेट बनाएंगे, R&D करो, लो 500 करोड़ रुपया रिसर्च करो। हम तो ये रिसर्च इसलिए करवा रहे हैं कि एक बार आपने बना दिया मेरे लिए एक तेजस, हम हर साल तेजस बेचेगा। हमने एक फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगा दिया, उसके बाद तो फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, खाली इतना ही लाना, इन्वेंट्री का सामान लाना, खर्चा करना, बाद बाकी तो हर साल आमदनी होगी, कैपिटल एक्सपेंसेस। हम जो सैलरी पे करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाती है, हम जो पेंशन पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाती है, हम जो सब्सिडी पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाती है, हम जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं पुरानी बोरोइंग पे वो भी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाती है। इस 4 तरह के खर्चे पे कोई आमदनी सरकार को नहीं होती है। यस या नो? यस सर। सर एक बार रिपीट करिए प्लीज। हमारी जो सैलरी होती है, सरकार से सैलरी मिलती है, डीए मिलता है बढ़ बढ़ करके, वो क्या है? उससे अगले साल कुछ नहीं मिलने वाला। इस साल हमने काम किया, सरकार से पैसा लिया, जयराम जी की कहानी खत्म। सैलरी, हाँ बोलिए। ये सही है, रेवेन्यू एक्सपेंस, ऑल आर रेवेन्यू एक्सपेंस। सब्सिडी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंस है, पेंशन हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, जो हमने पुराने लोन लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, जो लोन की माफी करते हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, क्योंकि कुछ फायदा नहीं उसके बाद उसका होना है। लेकिन आप फैक्ट्री बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंसेस। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो लोग का सेक्शन 35AC टैक्स छूट देता है, जिसमें कोई आदमी 100 रुपए देता है तो उसका 150 रुपीज टैक्स छूट मिलता है, और जिसमें कैपिटल एक्सपेंस में इसमें आता है कि उसमें गवर्नमेंट का आगे पैसा आएगा। मैं आपको बताऊं, आज के वक्त में इंडिया में जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस का जो रेशियो है, आज के वक्त में हम लोग तकरीबन 40% कैपिटल एक्सपेंस करते हैं और 60% रेवेन्यू एक्सपेंस करते हैं आज के वक्त में। और आपको बताऊं, ये खराब जब था तब कितना था, तब हम मात्र 18 पैसा का कैपिटल एक्सपेंस करते थे और उस समय हम 82 पैसे का रेवेन्यू एक्सपेंस करते थे। एक दौर था। मेजर चेंजेस इन डिफेंस, मेजर चेंजेस इन डिफेंस। डिफेंस तो पूरा उसमें था रेवेन्यू आपका, अभी पूरा कैपिटल में आ गया। ये पहले हमारी पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि हम कभी भी डिफेंस के इक्विपमेंट को बाहर नहीं बेचेंगे। ये सरकार अभी आई, जो अभी आप लेकर के आए, बोला कि क्यों नहीं बेचेंगे? बेचेंगे तो नहीं, उसके दूसरा की सब इंपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ा बात है 100% इंपोर्ट था, अभी हम लोग खुद बना रहे हैं, हम लोग का तो सब कुछ बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। पॉलिसी चेंज किया, इसलिए अभी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में चला गया वो सेगमेंट, क्योंकि हम हर साल बेचते हैं। आप देखते होंगे हमारे पास में एक से एक अभी अस्त्र शस्त्र है जो कि पूरा दुनिया से लोग डिमांड कर रहे हैं। पहले तो 12% था, अभी 14% एक्सपेंस है, तो उसमें मैक्सिमम तो कैपिटल एक्सपेंस हो गया। हाँ, इंटर हो गया उसमें, खाली सैलरी बच गया उसको। हाँ ना, सबका क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार पूछ लीजिए, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस, ये हम लोग जो रिसर्च एनालिसिस कर रहे हैं इसका क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया में पॉलिटिकल बात इतना होता है, वो सही बात नहीं बोल पाता है, सब घुमा फिरा के बोलता है, अच्छा जो एक्चुअल है वो नहीं, किसी का पता नहीं चलता है। So basically for research or like any factory and all those capital stuff, so it's called capital investment, and for pension and all for loan that we receive and compensation on like interest, those are like the revenue ones, right? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं लिख दूंगा, एक्सेल में लिख करके मैं भेज दूंगा आपको। ओके, लिख के भेज दूंगा। तो ये क्लियर हो गया, सही बात है। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट तो खैर आप लोग मास्टर इस फील्ड पे बता। अब देखिए इन्फ्लेशन, हमने बोला 3 बात याद रखिएगा हमेशा, जब भी बोलेंगे इन्फ्लेशन तो अकेला मत बोलिए। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी,
देखिए बोलने का तरीका, याद करने का तरीका क्या है, हमेशा बोलिए दो डिफिसिट है, इसको बोलते हैं ट्विन डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट। इंडिया में तो ये दोनों प्रॉब्लम है, दुनिया में बहुत कंट्री में है, हमारे यहाँ ट्विन डिफिसिट तो दो भाई, फिस्कल डिफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट, एंड थ्री सिस्टर्स, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी। दो भाई और तीन बहन, परिवार बन गया। अब इनके तो पिताजी माताजी भी लाना पड़ेंगे ना, तो जीडीपी हो गया, ग्रोथ रेट, जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ रेट है, डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये सब जो है ये पिताजी और माताजी हैं। दो संतान, दो पुत्र और तीन पुत्रियां, ट्विन डिफिसिट एंड थ्री पुत्रीज, नहीं तीन लड़कियां, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी। अब इस परिवार ने जब शक्ल दिखाया दुनिया में आकर के, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। दुनिया में कैसे जानता है आपको, हमको एक्सचेंज रेट से। 5 + 3 8 और 1 9। इसके बाद आईआईपी नंबर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, पीएमआई नंबर हो गया, है ना। पीएमआई नंबर वो तो भूल ही गए थे, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स था, अभी याद है, देखिए फ्लो भी याद आता है। जिसको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर है उसका नाम है परचेजिंग पीएमआई नंबर, परचेजिंग, हाँ अभी याद आया, अब जाकर ना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, है ना। इसको पढ़िएगा, बहुत पावरफुल है, ये पूरी दुनिया का देखा जाता है, करेक्ट ना। हाँ, तो ये सब जो अभी आप मैं शेयर कर रहा हूँ न्यूज से, एक सेकंड। तो ये देखिए, ये जो है ना, इसको याद कर लीजिए, 15 नंबर, 15 पैरामीटर सब, है ना, ये याद कर लीजिए, बस कहानी खत्म। ये जो है, जो दो भाई हैं यहाँ पे, ये तीन बहनें हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, नहीं ये है हमारा फेस, ये पिताजी माताजी हैं, ये सब, है ना। और ये स्टेटमेंट हो गया, और यही हमारा मुखरा है, और ये सब, इतना तो याद करना है। एक बार इसको आपने बोलना सीख लिया ना, फिर ये सब कुछ आपको, अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा लिख देंगे बाद में, अभी तो खत्म करना है ना, टाइम हो रहा है। तो ये आपको करेक्ट, तो बुक में लौट के आते हैं। आप जैसे बोला ना, बहन, पिताजी, वो माताजी, वो ब्रैकेट में लिख दीजिए तो सबका पूरा जिंदगी भर याद रहेगा। ओके ओके ठीक है, वो जिंदगी भर याद रहेगा सब। मैं बना दूंगा, उसको बना के मैं लिख के डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, WPI और CPI। WPI हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी इंडिया में पहले मतलब आज से 10-15 साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है, तब हम लोग WPI पे काम करते थे, WPI पे इन्फ्लेशन निकालते थे, जो कि गलत था, नहीं जो कि गलत था, क्योंकि हम और आप कंज्यूम करते हैं थोड़ा ना WPI होलसेल प्राइस पे, हम लोग तो, और आप लोग कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर लेवल प्राइस पे। तो ये चेंज हो गया, करीबन 10 साल पहले की बात है, तब गवर्नमेंट इसको बोली नहीं, WPI हमारा सही नहीं है, प्लानिंग कमीशन बोला कि WPI सही नहीं है, इसको खत्म किया जाए, हम लोग भी CPI पे। तो आज के वक्त में जो हम निकालते हैं इन्फ्लेशन, वो CPI पे ही निकालते हैं, जिस दुनिया के बाकी मुल्कों में होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो वर्ड और इंपॉर्टेंट है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है, एक है कॉस्ट पुश और एक है डिमांड पुल। दिखाई पड़ी आप लोग को, डिमांड एंड कॉस्ट पुश, ये समझ लीजिए, इस पर सवाल भी आता है। डिमांड पुल का मतलब हो गया, जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड कैसे बढ़ती है, पैसा ज्यादा होता है, डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। सरकार DA बढ़ा देती है, सरकार तनख्वाह बढ़ा देती है, तो वो अपने आप रेट बढ़ जाता है। बेंगलोर में रेंट बहुत ज्यादा है, क्यों? सारे बच्चे IT वाले हैं, तनख्वाह सबकी 10-15 लाख रुपया होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। बेंगलोर में रेंट का ज्यादा होना डिमांड पुल, बिकॉज पैसे ज्यादा है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड पुल होता है। दूसरा है कॉस्ट पुश, ये क्या बोलता है, जब आपके मैन्युफैक्चर्ड आइटम का या आपके गुड्स सर्विसेज का दाम बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन तो बढ़ी जाएगी ना, नहीं। अब जैसे मान लीजिए अभी पाकिस्तान में आप सुनते हैं ना, पाकिस्तान में क्या आजकल है, वहां पे फ्लड आया हुआ है, सुने कि नहीं सुने? नेशनल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर, 1/3 जमीन उनकी डूब गई और 40% से ऊपर उनका खाद्य पदार्थ जो है सो डूब चुका है। अब लाहौर में
टमाटर बिकता है 500 रुपया किलो। क्या बोलिएगा, ये डिमांड पुल है कि कॉस्ट पुश है? कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश। क्योंकि अब भाई जिसके पास टमाटर है बेचारा वही टमाटर बेच के खाएगा, वो 500 से कम में नहीं बेचेगा। कॉस्ट पुश। तो देखिए डिमांड पुल जो होती है उसमें मनी सप्लाई कंट्रोल करती है हमेशा वहां की सेंट्रल बैंक। डिमांड पुल को कंट्रोल करने का बहुत बड़ा एक कंट्रोल सिस्टम है वहां की सेंट्रल बैंक के पास में। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी तो सेंट्रल बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। आप बताइए तो, पाकिस्तान का जो रिजर्व बैंक है कुछ कर सकता है टमाटर का दाम कम करने के लिए? कुछ नहीं कर सकता है। वो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ होगा बैंक, क्या कर सकता है? वो इंटरेस्ट बढ़ाए घटाए क्या फर्क पड़ता है? डिमांड पुल यदि इन्फ्लेशन होती है उसी कंपोनेंट को मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी तो फिस्कल स्टेटमेंट से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये पकड़ में आई? हेलो। यस सर, यस सर। तो डेंजरस क्या है, सवाल ये डेंजरस क्या है? डिमांड पुल डेंजरस है कि कॉस्ट पुश डेंजरस है? कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश। Cost. यदि श्रीलंका में क्या है, कॉस्ट पुश है। लोग खेती करना बंद कर दिए क्योंकि जो फर्टिलाइजर था वो चाइना से मंगवाते थे, वो खराब निकल गई, दाम बढ़ गया उसका, खेती नहीं करेंगे। अब जब वहां श्रीलंका में खाद्य पदार्थ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती वहां की आरबीआई। अगले साल जब खाद्य पदार्थ पूरा से होगा तब जाके कुछ हो पाएगा। कॉस्ट पुश। जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है तो सरकारें गिर जाती है, याद रखिएगा। डिमांड पुल को बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंडिया बहुत फॉर्चुनेट कंट्री है जहां पे अभी भी 60% लोग खेती करते हैं। इसलिए इंडिया में अरे चावल भी कम होगा तो गेहूं से काम हो जाएगा, गेहूं कम होगा तो मक्के से काम हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कंट्रोल करने के सुगम साधन बना के रखे हुए है। समझ में आई कि नहीं, ऐसे बताइए सर। कॉस्ट पुश कैसे फिजिकल स्टेटमेंट से कंट्रोल होता है? जैसे अब जैसे मान लीजिए आज के वक्त में गवर्नमेंट देखते हैं ना, एफसीआई में हम लोग गोदाम में गेहूं रखते हैं हर साल खरीद करके। क्यों रखते हैं सोचिए कभी? इसलिए रखते हैं कि 1 साल का बफर रखते हैं हम लोग, 9 मंथ का बफर है। मान लीजिए इस साल टिड्डी ने अटैक कर दिया। टिड्डी समझते हैं आप लोग? टिड्डी समझते हैं? टिड्डी वो अफ्रीका से आती है, करोड़ों की संख्या में अटैक कर दिया। इस साल पूरा फसल खराब हो गया। मॉनसून पतंग No, sir. पतंग पतंग पंगोपाल पंगोपाल पतंग आता है, वो खा लेता है। आ जाता है। हाँ, टिड्डी नहीं ऐसे बोलते उसको। तो टिड्डी का अटैक हो जाता है। जानते टिड्डी का अटैक होने पे मतलब समझते हैं? पूरा फसल खत्म हो जाता है। हाँ, या मानसून हो जाए उस तरह का भयंकर अतिवृष्टि अनावृष्टि, है ना, हिंदी में बोल रहा हूं ना, ओवर अब क्या बोलते हैं उसको, है ना, टू मच ऑफ रेन्स और लेस ऑफ रेन, है ना, जो भी बोलिए। सो व्हाटएवर यू से, फ्लड एंड ड्रॉट। हाँ, फ्लड और ड्राउट नहीं। First. सो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट कोशिश करती है कि चलो भाई यदि इस साल ऐसा हो भी गया तो नेक्स्ट ईयर तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, 1 साल का अपने पास बफरिंग स्टॉक होनी चाहिए। वी हैव इट हियर इन इंडिया। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में है। 80 मिलियन टन हमारे पास कैपेसिटी है फूड स्टफ इकट्ठा रखने का। नियरली 30%, 25 to 30% of our total production। जी, बहुत लोग बोलते हैं सरकार क्या है, ऐसे हंसी मजाक का चीज है। हंसी मजाक का चीज नहीं है, बहुत सिरदर्दी का चीज है सरकार। अरे आम आदमी बहुत सारा का पास ही 1 to 3 मंथ का फूड का कंजम्पशन है, वो रहते हैं। आप फ्रीज तो है ना घर में, फ्रीज है, ये है, वो उसमें 1 से 3 महीने का बहुत आदमी लोग का रहता है। तो ये आपका कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल हुआ है ना, इसको ये सोना जी कॉस्ट पुश का साथ तो ब्लैक मार्केट का भी एक कंपैरिजन हो सकता है।
ब्लैक मार्केट लोग तो कॉस्ट पुश सिस्टम में ही चलाता है, तो यहीं पे कोई प्रोडक्ट का ऊपर जैसे अनियन, जैसे सप्लाई को लाइटिस, बोलते हैं, हाँ हाँ वो लोग कॉस्ट पुश सेल, जी बिल्कुल बिल्कुल स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। हाँ स्कैर्सिटी क्रिएट करके उसका प्राइस बढ़ा देता है। एफडीआई एफपीआई के तो आप लोग मालिक, कुछ बोलना ही नहीं है। फिस्कल पॉलिसी है ना, अब गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी कंटेन्स द मेजर ऑफ गवर्नमेंट, बात खत्म। सरकार कुछ भी बोलती है ना उसको फिस्कल बोला कीजिए। एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, टैक्स घटा दिया बढ़ा दिया, कुछ भी सरकार जीएसटी लाया, तेल का दाम बढ़ा दिया कम कर दिया, या फिर गैस का दाम बढ़ा दिया कम कर, कुछ भी बोले एक ही वर्ड फिस्कल स्टेटमेंट। आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार के बदले में जब गवर्नमेंट वो बोलती है कुछ भी, बैंक बोलती है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई हमारे केस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटम ऑफ मनी सप्लाई एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट, क्वांटम ऑफ मनी सप्लाई एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट। आपके पास जो एक किताब है ना गौतम दा, जो बेसिक फिनांस वाला जो किताब एक दिए थे, हाँ हाँ हाँ, किताब दे दीजिएगा इस ग्रुप में। किताब पतली सी बुक है, हमारे समझ से इकोनॉमिक्स समझने के लिए इससे बढ़िया बुक हमने नहीं देखा है। इतना सिंपल लिखी हुई बुक है, एनएससी का बुक है वो बुक आप सर से ले लीजिए। एनएससी नहीं, एनसीएफएम का, एनसीएफएम का वो बुक आप लीजिए, ग्रुप में डाल देंगे, आज ग्रुप में डाल देंगे। वो लीजिएगा। इकोनॉमिक्स को इतना सिंपल समझाया है वो कि मजा आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी ये सब तो आपने पढ़ ही लिया। ट्रेड डिफिसिट, एक्सचेंज रेट खत्म, ग्लोबलाइजेशन लास्ट का टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन तो खैर आपको समझ में आती है। दुनिया भर में मूवमेंट ऑफ जो मनी होता है, मूवमेंट ऑफ मनी, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। हमारे लोग जा रहे हैं विदेश काम करने के लिए, क्या है ग्लोबलाइजेशन का ही तो कहानी है। नहीं, दुनिया में जितनी भी ग्लोबलाइजेशन होगी उतना मूवमेंट ऑफ है ना। आज के वक्त में आप देखिए हर परिवार का एक न एक बच्चा बाहर निकल जाता है, क्यों? ग्लोबलाइजेशन। नहीं, करेंसी में कितनी ट्रेडिंग होती है, क्यों? ग्लोबलाइजेशन। वी नीड अदर्स करेंसी। और इसमें आप पढ़ेंगे बहुत सारी कहानियां, बहुत यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे कि डॉलर को कैसे कंपटीशन दे रहा है आज के वक्त में रूबल, है ना, कैसे कंपटीशन दे रहा है आज के वक्त में येन, क्यों दे रहा है, इंडिया कैसे इस गेम में जो है सो compete कर रहा है, क्या है ग्लोबलाइजेशन। आप देखिएगा यदि अमेरिका में मक्के की फसल खराब होती है तो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज पे मक्के का दाम भाग जाता है ऊपर, क्यों भाई? ग्लोबलाइजेशन। कमोडिटी प्राइस पूरी दुनिया में ट्रेड हो रही है, गोल्ड का दाम पूरी दुनिया में एक होता है, ग्लोबलाइजेशन। नहीं तो ग्लोबलाइजेशन हर कंपोनेंट में लागू होता है, ह्यूमन रिसोर्स से लेकर के गुड्स सर्विसेज सप्लाई हर चीज में लागू होती है। जितना पढ़े उतना कम है इसके ऊपर में। तो यही था इकोनॉमिक्स। क्यों जरूरी है समझना आपको? क्योंकि आप फिनेंशियल एनालिस्ट बनने जा रहे हैं, तो दुनिया की फिनांस उसकी इकोनॉमी का वैल्यूएशन है। लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूं, दुनिया की फिनांस जो है वो क्या है? इट्स अ वैल्यूएशन ऑफ एन इकोनॉमी। इंडिया की फिनांस अच्छी है भाई, हमारी अच्छी इकोनॉमी है, अच्छी वैल्यू मिलती है। जिम्बाब्वे की फिनांस बहुत खराब है भाई, उनकी इकोनॉमी खराब है तो वैल्यू कम मिलेगी, है ना। तो दुनिया की जो फिनांस है दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द अंडरलाइन इकोनॉमी। और आप इकोनॉमी का आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, फिनांस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यू शुड नो इकोनॉमी। नहीं तो वही इसके पैरामीटर्स थे। आपका चैप्टर नंबर 5 ये था। 6 नंबर से अब आप फुल फ्लेज रिसर्च में इंटर कर जाइएगा, ठीक है? आपके सवाल? एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट। आज का क्लास क्या लगा और हम लोग क्या चाहता है अगला दिन, जो पहले नहीं ज्वाइन किया है, इस हफ्ता से हम लोग हफ्ता में 3 दिन क्लास करेंगे और एंड ऑफ दिस मंथ वी आर attempt to attend the exam, tentative end of this month.
आप सब वो क्वेश्चन और बुक दोनों भेज, जो क्वेश्चन आप बनाए हैं ना, वो हाँ। क्वेश्चन और बुक दोनों भेज दीजिए आप दोनों सब। हाँ, आज ही भेज देंगे। भेज दीजिए, आप भेज दीजिए। ठीक है, तो आज आप लोग का एक बुक भेजेंगे और उसके साथ 101 क्वेश्चन एंड आंसर जो लेटेस्ट है वो भेजेंगे। वो उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रैक्टिस करने Sir, से हो will जाए। you send it in the group, the questions, sample questions, will you send it in the group? यस यस, Okay, sir. हाँ, ये प्रोग्राम के बाद ही हम शेयर कर देंगे दोनों चीज। Okay, sir. এই আচ্ছা এই কোশ্চেন গুলো যেগুলো দেবেন এগুলো কি এখনো পর্যন্ত যতটা হয়েছে তার উপর না 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 টোটালটার না উপরে? টোটাল 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 এটা টোটালটার এক্সামের মক টেস্ট শুরু, ये আচ্ছা, मॉक আচ্ছা। टेस्ट है, एक्चुअली मॉक टेस्ट है। ওকে तो ये 100 क्वेश्चन आंसर कम से कम 4 5 6 500 600 क्वेश्चन आंसर हम देंगे सबको, जिसमें मेरा ख्याल से हो जाएगा, इससे पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है होता है वो इसमें आ जाएगा, पास मार्क्स इससे मिल जाएगा आपको। মেন প্রবলেম হয় ম্যাথে মানে নিউমেরিক্যাল যেগুলো থাকে সেগুলোতে একটু প্রবলেম डोंट वरी, जो जो जहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। आप लोग So do you have questions chapter wise? नो नो नो, चैप्टर वाइज नॉट, दिस इज कंप्लीट एग्जाम वाइज 100 क्वेश्चन। Okay. chapter wise this is not fair, you know, because ये आपका एग्जाम पैटर्न जो होता है वो उसका क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न का हम दे रहा है। ওটাই ঠিক আছে। एग्जाम में क्या आता है वही चैप्टर का लास्ट पेज में जो है वो देखिए बहुत इजी है, इतना इजी नहीं आता है, वो एक दो आएगा लेकिन इतना इजी नहीं है। जो क्वेश्चन है वो बुक में आप नहीं मिलेगा, ऐसा भी है जो और ये आप लोग का जो NSM 5 बुक जो दिया है ना, NSM 5 बुक का भी थोड़ा पढ़ लीजिए कि वो बेसिक है, वहीं से क्वेश्चन भी आता है। NSM 5 का बुक और आज जो बुक देंगे उसके ये दोनों में जो NSM 15 छोड़ के दोनों बुक से आपका क्वेश्चन आएगा, तो जनरल क्वेश्चन है, कम से कम 10 to 20 क्वेश्चन वहीं से आएगा बाहर से। तो हम लोग अगला 3 मिनट पे क्लोज करेंगे, किसी का कोई बोलना है तो बोल दीजिए आप लोग का। That's a lot of books to read. Yes, research, that's why the research analyst as on India as on date only 822 people. Right, sir. So I think this batch who want to clear the exam, definitely he can or she can, but you want to clear your requirement, if you want then you can, otherwise not. NISM 5 का Yes, Yes, sir, please continue. हाँ संतोष जी बताइए। सर ये NISM 5 का रिसेंट बुक आपने डाला है क्या ग्रुप में? हाँ ग्रुप में है, नहीं डाला शायद। हाँ ग्रुप में डाला है, नहीं तो फिर आप आज फिर दे देंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ डाल दिए सर। हाँ तो NISM 5 का बुक, NCFM का जो बुक है जो सरोज जी बताया, और 101 क्वेश्चन आंसर का वो तीनों चीज तीनों PDF हम इसके बाद आज दे देंगे। आप लोग सीरियस आज से आप लोग सब आज से सीरियस हो जाइए। आप लोग का ये पूजा का पहले सबका रिसर्च एनालिसिस बोलना है। पूजा में आराम से सब पूजा देखिए, सब अच्छा लगेगा। आप उसके पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए। 1 महीना पूरा टाइम, आज 3 तारीख है, पूरा सितंबर महीना इसमें थोड़ा टाइम दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? Okay. So if we read these 3 books, it will be okay, na? Yes, yes.
Actually, I'm worried about because you said that the questions will be twisted and turned. That's why I'm a little bit worried. This question answer, when you see the question answer, you can understand what I am saying. Okay. Sir, I'm leaving then. Thank you. Now everybody, we are leaving. So closing today. Thank you so much. Good night, everyone. Good night. Good night.